All right. So, in yesterday's lecture, I explained you how to create a deep learning neural network. ओके, काफी क्वेश्चन भी हुए यहाँ पे, जो कि आप जैसे कहा ना अभी कि सर क्वेश्चंस हमें क्या पूछना है, कैसे क्या करना है, और दिमाग में रहते हैं, हो सकता है कभी पूछ भी नहीं पाते। और जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर आप डेटा इनपुट लेयर पे देते हो, ओके, तो न्यूरॉन कितने रखना है सर? ये जो आर्किटेक्चर आप बनाया, आपने कल समझाया, आप डेटा लेकर चल रहे थे ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है, ये लेकर चल रहे थे। तो भाई ब्रेस्ट कैंसर का डेटा लिया आपने, और यदि उसमें जो फीचर्स हैं मेरे पास, हाउ मेनी नंबर ऑफ फीचर्स आर देयर in that particular breast cancer data, so we found that the number of features present there are 30 फीचर थे, 455 रोज थी, ओके। एंड फिर हुआ ये, कोड के अंदर आपने शुरुआती कर दी कि सर मैं एक सिक्वेंशियल मॉडल बना रहा हूं, मैं डेंस लेयर ऐड कर रहा हूं, उसमें 128 न्यूरॉन रख रहा हूं, ठीक है। तो पूरा जो कंप्यूटेशन होता है वो डेंस लेयर पे ही होता है, ओके, दैट्स अ कंप्यूटेशनल लेयर। इसके कई नाम हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट बोलो, चाहे हिडन बोलो, चाहे डेंस बोलो, सब एक ही हैं। और आपको एक्टिवेशन फंक्शन रखना है जो कि न्यूरॉन को फायर अप करे, एक्टिवेट करे, ताकि वो इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाए। कल वेट और बायस के बारे में भी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो कल के लेक्चर में कवर हुई, और ये मैंने पहली लेयर ली, ओके। इनपुट इसके अंदर बोला कि ये आएगा, ये वाला इनपुट आएगा, 120 न्यूरॉन में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, आगे 64 न्यूरॉन करे, आगे हो सकता है मैं 32 न्यूरॉन कर देता, मेरी मर्जी यार, मैं जितने लेयर जोड़ना जोड़ दूं, मैं जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन बढ़ाना है बढ़ा दूं, मैं घटाना है घटा दूं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आपको फोकस किस चीज पे करना है, कि सर ये तो इट्स लाइक अ गेम प्लेइंग। आप लेयर पे लेयर बढ़ा दो, न्यूरॉन पे न्यूरॉन बढ़ा दो, लेयर कम कर दो, न्यूरॉन कम कर दो, ये तो गेम चल रहा है। आपका फोकस किस चीज पे होगा, चाहे मशीन लर्निंग पढ़ो, चाहे डीप लर्निंग पढ़ो, चाहे वो जनरेटिव आई पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, योर फोकस विल बी अपॉन, लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन। आपका फोकस है लॉस कम करना, ओके, लॉसेस को रिड्यूस करना और एक्यूरेसी बढ़ाना, ये आपका फोकस होना चाहिए। हाउएवर द बेसिक पॉइंट विच शुड बी नोन इज कि आप डेटा पैटर्न जो है, आपका मॉडल, उसको अंडरस्टैंड करें। चाहे आप मशीन लर्निंग पढ़ो, चाहे डीप लर्निंग पढ़ो, चाहे जनरेटिव एआई पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट कभी जाएगा नहीं। यू वांट योर मॉडल टू लर्न द पैटर्न इन द डेटा, ठीक है, हिडन पैटर्न्स इन द डेटा, वो सीखे, वो लर्न करे, ये आपका उद्देश्य है। कोई भी आप टेक्निक की बात करें, ऑल राइट, ये करे, और ये ऐसा करे लर्न कि लॉसेस कम हो, एक्यूरेसी बढ़े, ठीक, ये मैं चाहता हूं अपने मॉडल से। अब ये होगा कैसे, हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन? तो हम कह रहे हैं कि सर मॉडल जो है, आप डीप लर्निंग आर्किटेक्चर बना रहे हो, कई लेयर जोड़ रहे हो, उसमें कई न्यूरॉन रख रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, और ट्रेनिंग हो रही है न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन की ट्रेनिंग का मतलब होता है वेट और बायस का एडजस्टमेंट होना, ये काम हो रहा है। और आप ये जानते हैं कि आपका जो आउटपुट है y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी होता है, ये आपका आउटपुट है। x आपका इनपुट है, वो वेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड ये जो भी आपका बायस या एरर टर्म है, ठीक है, आपको जो y मिलेगा उसको एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर आपको पुटअप करना है, ठीक है। और जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे एज एन इनपुट देना है, किसको, दूसरे वाली लेयर के न्यूरॉन को, ये मुझे एज एन इनपुट देना है नेक्स्ट लेयर न्यूरॉन को। और हर एक न्यूरॉन हर एक दूसरे न्यूरॉन से, दूसरे लेयर के न्यूरॉन से इंटरकनेक्टेड, ठीक है। ये काफी डेंस नेटवर्क होता है, ओके, सब इंटरकनेक्शन में होते हैं, ओके। यदि मैं ले लूं न्यूरॉन्स को, तो ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ये इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी 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 होगा, ये वाला इस सारे के सारे, ऑल राइट। तो ये मेरा न्यूरल नेटवर्क बनता है।
आपको ये आउटपुट जो भी मिलते हैं एज एन इनपुट देते हैं और ये बढ़ते चले जाता है आगे। जो फाइनल लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है, वहां पर मैं एक्चुअल वाई जो एक्चुअल होता है और वाई प्रिडिक्टेड जो अभी आपने निकाला ये ट्रेनिंग करवाते हुए, ठीक है, उससे मैच करता हूँ। ठीक है, आई फाइंड द एरर, ये मैं निकालता हूँ। और यदि एरर है, ओके, तो मैं यहाँ पर फिर बैक प्रोपोगेशन करता हूँ, यानी वेट और बायस को एडजस्ट करता हूँ। ये कहानी डीप लर्निंग में आती है, वो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ बस कॉन्सेप्ट आपको जो है वो सिखा सकता हूँ। बाकी डीप लर्निंग तो आप ऑब्वियसली यू आर द पार्ट ऑफ माई एमएल कोर्स ऑल्सो, तो वहाँ आप पढ़ेंगे ये सारी बातें। बस मैं यहाँ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है। तो भाई एरर आया, एरर आया तो भाई ये बैक ट्रैकिंग हुई, बैक ट्रैकिंग में वेट और बायस एडजस्ट हुए और वापस से रीट्रेनिंग शुरू होती है। तो आप ये जानते हैं ना ईपोस, ईपोस। तो यदि आपने 10 ईपोस लिए हैं, 10 टाइम्स आप मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हो, तो पहले इटरेशन के अंदर यही जो है वो फीड फॉरवर्ड होता है, रिजल्ट आता है, एरर आते हैं, बैक प्रोपोगेशन होता है, बैक प्रोपोगेशन में सारे वेट एंड बायस एडजस्ट होते हैं और फिर वापस से सेकेंड इटरेशन चालू होती है, फिर से ट्रेनिंग होती है, फिर से बैक प्रोपोगेशन में वेट और बायस एडजस्ट होते हैं और बस ये चलता रहता है। ठीक है, तो 10 इटरेशन तक यही चलेगा। इन इटरेशनों में हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एरर कम हो और एक्यूरेसी बढ़े, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। एरर कम हो का मतलब ये है कि जो एक्चुअल है आउटपुट और जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है लगभग उनमें समानताएं आए, ये हम चाहते हैं। दे शुड बी नियरली इक्वल। हम ये नहीं कह रहे कि परफेक्टली इक्वल हो जाए, परफेक्टली इक्वल हो जाएगा तो फिर वही ओवरफिटिंग वाली समस्या हो सकती है। और हाँ, हम ये जो हम कर रहे हैं फॉलो कॉन्सेप्ट्स, क्या कि आपका मॉडल डेटा के पैटर्न को समझे, यू वांट योर मॉडल टू अंडरस्टैंड द डेटा पैटर्न्स एंड लॉस एंड एक्यूरेसी जो है वो बिहेव इस तरीके से करे कि ये कम हो, एक्यूरेसी बढ़े। अल्टीमेटली भाई मेरे को ओवरफिटिंग, ये एक इशू है, ये नहीं होने का, ये नहीं होने का। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में भी मैं चेंजेस जो करूंगा वो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए करूंगा। ओवरफिटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा मॉडल सही तरीके से सीखे डेटा को। तो चाहे तुम कुछ भी पढ़ लो, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जो मॉडल है, चाहे तुम एलएलएम ले लो, चाहे कोई सी भी चीज ले लो, हम उससे रिजल्ट बनवाना चाहते हैं, है ना। जनरेटिव वाई में यही चाह रहे हो ना आपकी, मुझे कुछ बना के दे। एआई से बोल रहे हैं तू मुझे बना के दे, भाई तेरी तो ट्रेनिंग बहुत करवा दी हमने, डेटा डेटा सब, तू कुछ बना के दे। तो जो बना के देगा, मैं चाहता हूं भाई आप ऐसा तो नहीं होगा कि उससे बोलो कि डॉग की पिक्चर बना दे तो कैट की बना के दे देगा। ये तो नहीं चाहते हो ना, उससे डॉग तो डॉग ही चाहते हो। तो भाई वो पहले डेटा को समझे तो सही कि ये मेरा डॉग है, ठीक है, ये मेरा डॉग होता है, ये एज ए डेटा मैंने दिया उसको, उससे ट्रेन करा इस इमेज से, तो वो अगली बार डॉग ही बना के दे। तो डॉग से कैट तो नहीं बनवा देगा वो। तो मैं उससे चाहता हूँ भाई गलती मत करना। और गलती तो क्या 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 फॉलो हुआ इस प्रक्रिया में? तो जो फॉलो हुआ वो ये हुआ कि मेरे मॉडल से मैंने एक्सपेक्ट करा कि भाई तू डेटा या पैटर्न को अच्छे तरीके से पहले समझ ले, भाई पहले समझ ले, बात को समझ ले। उसके बाद हम आपकी जो समझ है उसी समझ को इस्तेमाल करते हुए वापस से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे डेटा को आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये एलएलएम वगैरह इनमें होता क्या है, दे आर द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उनको बोलते हैं ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि भाई वो ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि टेक्स्ट पर ट्रेंड है वो, तो पूरा की पूरा भर दिया उनमें, पूरा डेटा जो है वो भर दिया उनमें, इन मॉडल में एज एन इनपुट दिया, उनको ट्रेनिंग कर दी। ट्रेनिंग करवाने के बाद उनकी फिर फाइन ट्यूनिंग करी, यानी उनसे बोला कि आपको जवाब कैसे देना है, जवाब आपको ह्यूमन के करस्पॉन्डिंग देना है, जिससे जिससे लोग समझते हैं। तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ चैट बोट, ठीक है, आपको कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन ह्यूमन लाइक होना चाहिए। ओके, इसकी लिए उन्होंने फाइन ट्यूनिंग करी। कल मैंने ये भी समझा, लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या होती है, फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है, और ट्रेनिंग क्या होती है। ठीक है, एक सिंपल मॉडल की ट्रेनिंग क्या होती है, व्हाट डज इट मीन, ये तीन चीजें हैं। अब यदि मैं कहूँ, पढ़ाता भी हूँ, सब जानते हैं मशीन लर्निंग में मैंने लिखा लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिया और मैंने लिखा मॉडल डॉट फिट। तो ये क्या फाइन ट्यूनिंग हुई है
या ट्रांसफर लर्निंग हुई है, या ये क्या हुआ है? यदि मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिया और मैं लिख रहा हूं मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ये क्या हुआ है? ये ट्रांसफर लर्निंग हुई है या फाइन ट्यूनिंग हुई है? क्या हुआ है? व्हाट्स हैपनिंग हियर? अब ट्रांसफर तो हुई नहीं होगी, सीधी सी बात है। कहीं से कुछ लिया तो है नहीं आपने, कोई प्री डिफाइंड वेट और बायस तो लिए नहीं जो आपने इस मॉडल को दिया और इसमें अलग से और कुछ लेयर जोड़ दी। तो ट्रांसफर लर्निंग तो मशीन लर्निंग में नहीं होती। अब ये बताइए, मॉडल डॉट फिट करा मैंने, तो ये क्या हुई है? ये फाइन ट्यूनिंग हुई है कि नहीं हुई है? ये फाइन ट्यूनिंग हुई है कि नहीं हुई है? यानी आपकी जो इक्वेशन है आपके डेटा के करस्पॉन्डिंग चेंज हो गई है। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, और आप यहां लिखते हो लीनियर रिग्रेशन में जो इक्वेशन होती है वो होती है बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, ये होती है। आप कोएफिशिएंट्स निकाल रहे हो, है ना? कोएफिशिएंट्स निकाल रहे हो, इन्हीं को तो एडजस्ट कर रहे हो भाई। यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन एंड बीटा टू एंड बीटा थ्री, ये सब पढ़ा रखा है मैंने मशीन लर्निंग में। आप कोएफिशिएंट्स की तो वैल्यू निकालते हो, मुझे y और x से तो कोई लेना देना है नहीं। y मेरा क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग होती है, लीनियर रिग्रेशन की बात करूं तो टारगेट तो वैसे दिया होता है वहां पर, और x जो है वो आपका इनपुट होता है। तो ये भी दिया और टारगेट भी दिया, दोनों दिए। तो ये जो प्रक्रिया है चल किसके लिए रही थी? किसके लिए कर रहे हो इतनी एफर्ट? ये कोएफिशिएंट्स को एडजस्ट करने के लिए कर रहा था कि कोएफिशिएंट मेरे ऐसे एडजस्ट हो जाएं कि वो मैं कुछ भी इनपुट दूं तो वो मेरे को y दे दे, सही वाला। तो कोएफिशिएंट्स की एडजस्टमेंट्स हो रहे थे। कोएफिशिएंट्स क्या है? पैरामीटर। तो पैरामीटर को तुम चेंज कर रहे हो, तो फाइन ट्यूनिंग हुई है, ये फाइन ट्यूनिंग हुई है मॉडल की। ओके, और ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है? ट्रांसफर लर्निंग में ऐसा है कि एक मॉडल है आपका, वो ऑलरेडी प्री ट्रेंड है। वो जैसे हम मान के चलें इमेजेस वाला कोई मॉडल उठा लो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ इमेजेस पर ऑलरेडी ट्रेंड हो, तो आप उसको इंपोर्ट करते हो डायरेक्टली कि भैया तू प्री ट्रेंड है, प्री ट्रेंड है। तो मेरा कोई लीनियर रिग्रेशन मॉडल प्री ट्रेंड थोड़ा ही था, वो तो एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल था। उसको मैंने अपने डेटा से फाइन ट्यून मारा, यानी उसके कोएफिशिएंट एडजस्ट कर दिए मैंने अपने डेटा से। ओके, ठीक, वो कोई प्री ट्रेंड नहीं था भाई, और ना ही वो कुछ और था। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन की उसके कोएफिशिएंट मैंने एडजस्ट करे। अब आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल यदि ले रहे हो, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के डेटा पर आपने उसको फाइन ट्यून करा। अब आपकी मजाल है कि उसको लैपटॉप प्राइस प्रिडिक्शन पे उससे प्रिडिक्ट करवा के दिखा, तो थोड़ी ना करेगा वो। तो भैया हाउस प्राइस प्रिडिक्शन पे ट्रेन हुआ है, तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के पैरामीटर दो, उसी के जवाब देगा वो, लैपटॉप के थोड़ी ना दे देगा। देखिए, वो इसी के करस्पॉन्डिंग ट्रेन हुआ, तो जिसके करस्पॉन्डिंग ट्रेन हुआ उसकी बात करेगा। ठीक, तो ये तो बहुत छोटे लेवल की बातें हैं मशीन लर्निंग पे। ओके, तो भाई मैं क्या कर रहा था? ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग में आपके पास ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल है। अब प्री ट्रेंड मॉडल को इंपोर्ट करते हो और उसमें थोड़ी बहुत कलाकारी करके दो चार लेयर अपनी वाली जोड़ देते हो, ये करते हो। और जो ये प्री ट्रेंड मॉडल है उसको तुम ये बोलते हो कि भाई यू आर योर योर लेयर्स आर नॉट ट्रेंड। हम कहते हैं आपकी लेयरों को हम ट्रेन नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ इतनों को ट्रेन करेंगे। बस आपने जो सीखा है ना वो हमें ट्रांसफर कर दो, जो आपने इमेजेस के बारे में सीखा है बस उसकी हमें ट्रांसफर कर दो आप। बाकी हम यहां पर आपसे लेने के बाद अपने एडजस्टमेंट कर लेंगे उससे। तो ये मेरी ट्रांसफर लर्निंग हो जाएगी। ओके, तो जैसे VGG16, VGG19, इंसेप्शन V3, इंसेप्शन V4, रसनेट एक्सेप्शन वगैरह वगैरह फलाना ठिकाना जितनी भी हैं वो इमेजेस वाले सब ट्रांसफर लर्निंग है। ओके, ये भी खूब चला, अभी भी रिसर्च के अंदर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने पेपर पब्लिश करते हैं, वो देखते हैं। ठीक, तो भाई कल के लेक्चर में इन सारी बातों का हमसे जो है वो डिस्कशन हुआ। फाइन, आगे बढ़ता हूं मैं। ऑलराइट, अब कल आपको कोड बता दिया मैंने, पहला वाला कि कैसे डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क बनाना है, वो कोड मैंने आपको बता दिया। और ये उसके प्लॉट्स हैं, ठीक, कि ट्रेनिंग और वैलिडेशन और क्या लॉस और एक्यूरेसी के प्लॉट कैसे क्या बनाएंगे बताएंगे, ये जो है उसका प्लॉट है। मैं इसको भी आगे समझाऊंगा। ऑल राइट, लेट मी गो अहेड विथ समथिंग मोर। अब ऊपर मैंने क्लासिफिकेशन करा था, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन, कि डीप लर्निंग में रिग्रेशन कैसे करते हैं। ओके, तो उसके लिए
उसके लिए आई टू को डेटा मेक रिग्रेशन फ्रॉम एसक्यूएल। बाकी तो लाइब्रेरियां सब सेम है, मैंने नमपाई भी ले लिया, टेंसर फ्लो भी ले लिया, अब मेक रिग्रेशन ले रहा हूं। दिस इज व्हाट आई एम टेकिंग। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ले रहा हूं, स्टैंडर्ड स्केलर, ऑब्वियसली डेटा को मुझे नॉर्मलाइज करना है, स्केल करना है, तो मैं ये भी ले रहा हूं। इतनी लाइब्रेरियां मेरी फिक्स हो गई। तो रिग्रेशन का डेटा एसक्यूएल से लिया और यहां से उसे एक्स और वाई बना रहा हूं। यानी मैं कह रहा हूं कि 1000 सैंपल दे दो, 10 फीचर उसमें से ले लो, रैंडमली कुछ भी, 1000 सैंपल्स, यानी इतनी रो बना लो, इतने कॉलम बना लो, कुछ नॉइस उसमें ऐड कर दो और रैंडम स्टेट 42, ऐसा बोल दिया हमने। तो ये मेरा एक्स और वाई जो है वो मैंने बना लिया मेक रिग्रेशन से। उनको स्प्लिट करा, उनको स्केल करा, जो कल के कोड में भी था। तो स्प्लिट करा, स्केल करा, और ये मैंने क्या करा, आर्किटेक्चर बना दिया। तो आर्किटेक्चर भैया ऐसा है कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये आर्किटेक्चर बनाते तो नहीं आता ना सर, डीप लर्निंग में आर्किटेक्चर ही तो नहीं बनाते आता सर। बड़े बड़ों को अच्छे, बड़े बड़े जो है उन सबको स्ट्रगल है आर्किटेक्चर बनाने में, कैसे बनाएंगे। तो भाई काफी सिंपल कर दिया, कर दूंगा आप लोगों के लिए, कुछ नहीं। सिर्फ टेंसर फ्लो ली ना आपने लाइब्रेरी, तो टेंसर फ्लो से ही, केरास से ही, टेंसर फ्लो केरास से ही मॉडल उठा लो सिक्वेंशियल, और टेंसर फ्लो से ही, केरास से ही लेयर्स ले लो, जो जो लेनी है आपको। लेयर, लेयर कई टाइप की होती हैं, जो लेयर है वो कई टाइप की होती है। जैसे कि डेंस लेयर होती है, ठीक है, मेरे पास बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर होती है, मेरे पास ड्रॉप आउट लेयर होती है, मेरे पास एम्बेडिंग्स होती हैं, एम्बेडेड लेयर होती हैं। कई टाइप की लेयर होती है और उनके अपने अपने पर्पस हैं। ओके, कब क्या यूज करना है, वो क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, तो उनके ओके, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लेयर्स। Sir, could you repeat, sir, this? हाँ, यस सर। विच वन? अबाउट द, Just now, sir, dense layer and the last one, bottom one, sir. हाँ, Yes, sir. डेंस लेयर, एम्बेडिंग्स, एम्बेडेड लेयर, बैच नॉर्मलाइजेशन, ड्रॉप आउट। सर मैं सारी चीजें जो है आपको कोड के अंदर बताता रहूंगा। ओके, समझा रहा हूं मैं। ओके, तो भाई ये ऐसे लेयर्स होती हैं, अभी सर ने क्वेश्चन करा उनका जवाब दे रहा हूं मैं। इस आर्किटेक्चर में यहां पर आई डिड द सेम थिंग, आई एडेड अ डेंस लेयर, आई एडेड अ ड्रॉप आउट लेयर। ठीक है, ये ड्रॉप आउट लेयर मैंने ऐड करी। और कैसे, देखिए, सिक्वेंशियल तो आपका मॉडल हो गया, ये आपने लेयर ऐड करना शुरू करी, 128 एक्टिवेशन रेलू ये करा। उसके बाद आपने ड्रॉप आउट लेयर ऐड कर दी, फिर आपने एक डेंस लेयर और ऐड करी, उसमें भी एक्टिवेशन फंक्शन रेलू रखा। फिर आपने एक ड्रॉप आउट लेयर और ऐड करी, और आखिरी में एक डेंस लेयर ऐड करी जिसमें 1 न्यूरॉन है। तो यहां क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि सर ये मेरी डेंस लेयर है, एक लेयर है जिसमें 128 न्यूरॉन है, ये मेरी एक डेंस लेयर है जिसमें 64 न्यूरॉन्स हैं, और ये मेरी एक लेयर है जिस पर 1 न्यूरॉन है। ठीक है, तो यदि मैं इसका आर्किटेक्चर बताऊं तो ऐसा बना, 128, 64 एंड 1, ये जो है मेरा आर्किटेक्चर बना। यहां पर 128 न्यूरॉन, यहां पर 64 न्यूरॉन, यहां पर 1 न्यूरॉन। और यहां दिमाग लगाना है आर्किटेक्चर बनाते वक्त। क्या दिमाग लगाना है भैया, मेरा प्रॉब्लम किस चीज का है, माय प्रॉब्लम इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो आउटपुट पे सिर्फ एक ही न्यूरॉन आएगा, क्योंकि यदि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करोगे तो प्राइस देगा, सैलरी प्रिडिक्शन करोगे सैलरी देगा, एक ही आएगी सैलरी, क्लासीफाई थोड़ी ना कर रहा हूं। तो रिग्रेशन में एक ही न्यूरॉन आएगा आउटपुट लेयर पे, ये काम है। ठीक है, तभी आर्किटेक्चर में यहां एक ही न्यूरॉन रखा आखिरी लेयर पे। हाँ, बाकी बीच में तुमको बढ़ाना है घटाना है वो कर दो। एक्टिवेशन फंक्शन रेलू ही रहेगा, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, कल की क्लास में मैंने बता दिया रेलू कैसे बिहेव करता है, ये रखा, ये बताया। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि देखिए भाई, ड्रॉप आउट का मतलब क्या है, क्या सीन है। ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि आप यदि लेयर में 128 न्यूरॉन ले रहे हो, और जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मॉडल को मुझे ओवरफिटिंग से बचाने का है,
यानी मैं ये नहीं चाहता कि मॉडल ये क्लेम करे कि वो सब कुछ सीख गया। आई नेवर वॉन्ट दिस थिंग, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि सब कुछ सीख गया। तो भाई मैं क्या करूंगा कि ड्रॉप आउट का इस्तेमाल कर रहा हूं टू अवॉइड द ओवरफिटिंग। इट्स अ रेगुलराइजेशन टेक्निक। यानी मैं 20%, जैसे लिखा ना पॉइंट टू का मतलब ये होता है कि आप 20% ऑफ द न्यूरॉन्स को न्यूट्रल कर रहे हो ट्रेनिंग के दौरान। यानी इफ यू आर हैविंग 128 न्यूरॉन्स, सो आप 128 में 20% निकालो, कितना होता है? 2 5 10, 5 2 10, 5 5 20, 25 पॉइंट समथिंग। तो मान के चलो 26 न्यूरॉन को न्यूट्रल कर रहे हो आप, उनको ट्रेन नहीं होने दोगे। तो 128 में से सिर्फ 102 न्यूरॉन की ट्रेनिंग होगी, बाकी 26 खाली बैठेंगे। ये काम करता है ड्रॉप आउट। तो वो कोई प्रोबेबिलिटी वगैरह लगाता है कि कौन से क्या न्यूरॉन जो है मेरे को इनको इनएक्टिव करना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये वो कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा उन्हें, उनको ट्रेनिंग नहीं होने देगा। क्योंकि यदि सारे न्यूरॉन ट्रेन हो गए तो वो मेरे को ओवरफिटिंग की तरफ ले जाएंगे। मैं नहीं चाहता था ये ऐसा। और ओवरफिटिंग क्या होती है मैं पहले भी बता चुका हूं भैया, ओवरफिटिंग वाली बातें कि ट्रेनिंग में और वैलिडेशन में जमीन आसमान का अंतर हो तो मॉडल ओवरफिटेड हो गया। यानी मान के चलो कि ये ट्रेनिंग है और ये वैलिडेशन है, तो ट्रेनिंग 90% एक्यूरेसी आ रही है और बेचारा मेरा वैलिडेशन 60-63% पे बैठा हुआ है, ये ओवरफिटिंग है। ये मैं नहीं चाहता। दोनों कंपेटेबल हो तो मजा आएगा, और वैलिडेशन ट्रेनिंग से ज्यादा हो तो और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो अनसीन है। ठीक है, तो मॉडल अनसीन पर अच्छी एक्यूरेसी दे, यही तो मैं चाहता हूं। ट्रेनिंग तभी तो कहना चाह रहा हूं। ठीक, तो भाई यहां पर ये बात हुई। ओके, ड्रॉप आउट काम ये कर रहा है, तो आपको हर एक डेंस के बाद एक ड्रॉप आउट जोड़ना है। तो यदि मैं आर्किटेक्चर में मॉडिफिकेशन करूं यहां, तो ये मेरी ड्रॉप आउट लेयर थी, ड्रॉप आउट लेयर थी, सॉरी, ये मेरी डेंस लेयर थी, डेंस लेयर थी। फाइन, तो इसके बीच में मैंने ड्रॉप आउट लगाए थे। ये देखो, दो ड्रॉप आउट लगा दिए मैंने इनके बीच में। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉप आउट, दिस इज अनदर ड्रॉप आउट, ये लगा दी। और आखिरी डेंस लेयर पर एक न्यूरॉन है, ये आउटपुट दे देगा मेरे को, रिग्रेशन वाला। और मैं यहां पर इनपुट दे रहा हूं, ये इनपुट है, मेरा मॉडल ट्रेन होगा। ये देखो, ठीक, मेरा मॉडल ट्रेन होगा। अब उसमें भी ट्रेनिंग के पहले यू हैव टू कंपाइल द मॉडल। कंपाइलेशन में यू हैव टू गिव द काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजर यू आर गोइंग टू यूज। मॉडल को इवेल्युएट कैसे करोगे आप? तो एमएससी, मीन स्क्वायर एरर। क्यों? अरे भैया, रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो एमएससी लगेगा यहाँ, क्लासिफिकेशन थोड़ी ना है, रिग्रेशन है ये। तो रिग्रेशन में तो एमएससी लगता है, तो लॉसेस मीन स्क्वायर एरर जो है वो कैलकुलेट होंगे। और मीन स्क्वायर एरर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मीन स्क्वायर एरर? एमएससी ये होता क्या है? दैट मीन्स प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाई एन, यानी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ये होता है मीन स्क्वायर एरर, एमएससी। ये कैलकुलेट करने का है, और यही लॉस है, यही लॉस है, एमएससी ही लॉस है। तो रिग्रेशन में सिर्फ लॉस निकलते हैं, वहां कोई एक्यूरेसी नहीं निकलती, वहां तुम कोई कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं बनाओगे, वहां तुम कोई क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पब्लिश नहीं करोगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ लॉस निकलते हैं। यदि मेरे लॉस कम हो रहे हैं, यदि मेरा मॉडल सीख रहा है, सीधी सी बात है। ठीक, तो भाई ये चीज हुई मेरे इस मॉडल के अंदर, और यहाँ लॉस वगैरह कैलकुलेट हुए, प्लॉटिंग वगैरह बनाई गई। ठीक है, तो ये सब हुआ, प्लॉट वगैरह आए हैं। ये देखो, ट्रेनिंग का लॉस वैलिडेशन के लॉस से ऊपर है, यानी भाई सब कुछ हिसाब किताब बढ़िया चल रहा। ट्रेनिंग का लॉस ज्यादा ही होना चाहिए, वैलिडेशन का कम होना चाहिए, और वैलिडेशन की एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए, और ट्रेनिंग की एक्यूरेसी वैलिडेशन से कम हो तो अच्छी बात है। खैर यहाँ पर एक्यूरेसी की तो बात आएगी नहीं, क्योंकि रिग्रेशन था, तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्लॉट है बताने के लिए, लॉस। ओके, ये चीज हुई। अब क्या होता है, अब कुछ सवाल और हैं जो शायद आपको पता हो, नहीं पता हो, मैं खुद से दे दूं आपको रिस्पॉन्स। ओके, ये सोहेल एंड राज सर ने क्वेश्चन पूछा आप दोनों के क्वेश्चन के पहले, क्योंकि अनिल सर ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उनका भी यहाँ पर जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने लेयर के बारे में कहा था, मैंने एक लेयर समझाई, मैंने बोला डेंस लेयर और ड्रॉप आउट लेयर। तो डेंस लेयर वो लेयर है जहां पर आपके सारे न्यूरॉन हैं और इनकी ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग सर वेट और बायस एडजस्ट हो रहा है, ये ट्रेनिंग हो रही है, और क्या हो रही है? यही ट्रेनिंग है, वेट और बायस का एडजस्टमेंट होना, और कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना होती। कहते हैं ना मॉडल ट्रेंड है, ट्रेन हो गया, ट्रेन मतलब वो
ये पैरामीटर्स को एडजस्ट कर गया वो, ठीक है, और ऐसे एडजस्टमेंट हुए कि मेरे को रिजल्ट परफेक्ट देगा वो। ये ट्रेनिंग होती है। ड्रॉप आउट मैंने अभी आपको समझा दिया कि सारे न्यूरॉन को ट्रेन नहीं करने का, ओवरफिटिंग पे जाएगी बात, सबको नहीं करने का। और फिर सर ने पूछा था सर एम्बेडेड लेयर के बारे में भी बता दो सर, आपने एम्बेडिंग्स बोली है। तो एम्बेडिंग्स हो गई या एनकोडिंग्स हो गई या जो भी है, ये अपन एनएलपी के अंदर यूज करते हैं सर खास करके, ओके, ये वहां पर यूज करे जाएंगे। और एम्बेडिंग्स क्या होती है कि आप अनोटेट करते हो, अनोटेशंस करते हो आप, यानी कि मैंने लिखा माय नेम इज निर्मल, तो माय को मैं 1 से अनोटेट कर रहा हूँ, नेम को 2 से कर रहा हूँ, इसको इसको 3 से कर रहा हूँ और निर्मल को 4 से कर रहा हूँ। सो आई एम एम्बेडिंग एवरी वर्ड, एवरी टेक्स्ट विथ सम न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि मेरा मॉडल है ना वो न्यूमेरिक के ऊपर ही कार्यक्रम करेगा। इट विल सॉल्व द न्यूमेरिक्स, इक्वेशन न्यूमेरिकल्स पर सॉल्व होगी, वो माय वाय नहीं समझता क्या होगा। तो अपन एम्बेडिंग्स करेंगे, एम्बेड करेंगे डेटा को, ये काम एम्बेडेड लेयर करती है। ओके, ये खास करके अपन एनएलपी के केस में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और लेयर भी थी, मैंने बोल रहा था कि बैच नॉर्मलाइजेशन, यानी आप डेटा को बैच के अंदर दोगे, इन अ बैच फॉर्मेट दोगे, क्योंकि यदि डेटा बहुत बड़ा है, यू आर हैविंग 60,000 एंट्रीज प्रेजेंट इन द डेटा, और आप यदि बोलते हो कि भाई तू 60,000 पर ट्रेन हो और बैच नहीं दे रहे हो, तो वो एक एक पर यदि ट्रेन होगा, इफ इट हैज बीन ट्रेनिंग ऑन 1 by 1, यदि वो एक एक पर ट्रेन होगा, तो भाई फिर मान के चलिए कि बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है ऑप्टिमाइजेशन का, ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है, जो कि मैं एडम लेकर चल रहा हूं, मैं अपने डीप लर्निंग में सब समझाता हूं, और सारे ऑप्टिमाइजर समझाऊंगा अपनी डीप लर्निंग में जो मेरे कोर्स के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। तो भाई मैं डेटा को बैच में देता हूं, ओके, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं देता कि ले ले एक एक पॉइंट पकड़ ले और इसको सॉल्व कर ले, नहीं, बैच में दो, बैच में सॉल्व होता है डेटा, ठीक है, फाइन। तो बैच दीजिए, तो उसमें भी मैंने बैच नॉर्मलाइजेशन यूज करा है। बैच नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि बैच में डेटा देते रहे हो भाई, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म रहे। ये बैच नॉर्मलाइजेशन यही काम करता है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, दिस इज द टास्क डन बाय बैच नॉर्मलाइजेशन, बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर, वो ये काम करती है। मतलब यही, यदि आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आड़ा, देखो भैया डेटा ही है यहाँ पर, जो कुछ है तुम कर लो जो तुम्हारी बस की हो, तो मैं जो भी है लगा दो, जो लेयर लगा रहे ये लगा लो वो लगा लो, भाई डेटा ही है जो कुछ है। यदि आपने डेटा को संभाल लिया, ठीक है, डेटा को आपने मैनेज कर लिया, तो आप जीत गए यहाँ गेम। और नहीं कर पाए तो आपको ये तिकड़म लगानी है सारी, और कब लगा पाओगे, जब तुम्हें रिजल्ट समझ में आएंगे तब लगा पाओगे। यदि आपको रिजल्ट ही समझ में नहीं आएंगे तो क्या लगा पाओगे। आपको बीइंग एज अ डेटा साइंटिस्ट यू शुड बी नोइंग कि दिस इज द रिजल्ट आई एम कमिंग, व्हाट इज द रीजन कि ऐसा ऐसा रिजल्ट मेरे को मिला, क्यों आया ऐसा रिजल्ट, मुझे ऐसी कौन सी लेयर इसमें ऐड करनी थी, मुझे कितने न्यूरॉन उसमें ऐड करने थे, मुझे क्या करना था, तो तब जाके आप कोई लेयर इंट्रोड्यूस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो भाई मैंने पहले ही बोला बेसिक्स क्या है, बेसिक्स ये हैं कि आपका मॉडल हिडन पैटर्न को सही तरीके से समझे, ये बेसिक है। आपका मॉडल ओवरफिटेड ना हो, ये बेसिक्स हैं। आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स ना हो, यानी कि वही ओवरफिटिंग, यानी सारी चीजों को ना सीखे, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आपका मॉडल सिंपल भी नहीं होना चाहिए, सिंपल यानी कि भाई वो कुछ भी ना सीखे, तो वो सीखे लेकिन ऐसा सीखे जो कॉम्प्लेक्स और सिंपल के बीच में हो, ऐसी सिखाई करे। और फिर मैंने आपको प्लॉट के रेस्पेक्ट में भी बता दिया कि वैलिडेशन ऊपर होना चाहिए एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी में, और ट्रेनिंग की एक्यूरेसी वैलिडेशन से कम होनी चाहिए, दोनों के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, कंपेटिबल हो, कंपेरेटिव हो तो चलेगा। लॉसेस ट्रेनिंग के ऊपर होना चाहिए, वैलिडेशन के नीचे होना चाहिए, यूनिफॉर्म इस तरीके से होना चाहिए। तो यदि मेरे को ऐसे प्लॉट्स मिल रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं कि हाँ काम बढ़िया चल रहा है। लेकिन कभी ऐसा हो रहा है कि तुम ट्रेनिंग करवा रहे हो और एक्यूरेसी बढ़ी घटी, फिर थोड़ी बढ़ी फिर घटी, भैया ये गलत है, ये काम नहीं होने का, ये काम नहीं होने का। तो इसी से समझ में आ रहा है कि मेरी मॉडल की परफॉर्मेंस क्या हो रही है। तो मेरे को अब न्यूरॉन बढ़ाने हैं, लेयर बढ़ानी है, कौन सी लेयर इंट्रोड्यूस करनी है, ये स्किल्स हैं डीप लर्निंग की, ये हर किसी को नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। आप कुछ बनाओगे रिजल्ट आएगा, उसको समझो कि रिजल्ट क्या आया, ये वहां से आती। तो अभी उन्होंने पूछा एम्बेडिंग लेयर, तो भाई एम्बेड करो, ठीक है,
एम्बेडिंग्स देनी पड़ेगी आपको, वो नहीं समझता तो न्यूमेरिकल होगी, ठीक है। आपको नॉर्मलाइज करना डेटा को, ड्रॉप आउट करना है आपको, ये सारी चीजें जो हैं कई लेयर होती हैं, वो अपन को अभी समय रहते मैं बताऊंगा, ये बातें हैं, ठीक है। अब सोहेल एंड राज सर आप पूछिए, आप क्या क्वेश्चंस पूछ रहे थे? यस सर, प्लीज आस्क क्वेश्चन। यस सर। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ड्रॉप आउट लेयर का आपने हम्म कंसेप्ट एक्सप्लेन किया कि जो भी मेरे अनयूज्ड न्यूरॉन्स हैं हम्म 128 में से जो भी मतलब 20 अनयूज नहीं 56। है, देखो सोहेल, उसको मैंने अनयूज किया है, उसको डीएक्टिवेट किया है, उसको फ्यूज कर दिया मैंने कि आप ट्रेन नहीं होगे भाई, मैं आपको नहीं करूंगा। अब ये भी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ही निकाला गया है कौन से 20% न्यूरॉन है जिसको तुम डीएक्टिवेट करने की बात कर रहे हो, अनयूज नहीं है। देखो सोहिल, जी जी मैं अपने कल के चर्चा में क्या हुआ था कि आपके पास भले इनपुट 4 का हो, 1 2 3 4, और आप 128 लेकर चल रहे हो, तो भाई मैं तो ये मान के चल रहा हूं तुमने 4 जो है वो तुमने सबको पकड़ा है, सबको, सारे न्यूरॉनों को दे दिया तुमने, लो पकड़ो मेरा डेटा। यानी कोई भी न्यूरॉन खाली नहीं बैठा यहाँ पे, डेटा तो तुमने जी सबको जी पढ़ा है। वो। आपने कल बोला ना कि सर मैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, तो हाँ पकड़ाया हाँ सबको है हमने, किसी को खाली बैठने का मौका नहीं दिया। यानी यार एक तो न्यूरॉन ऐड भी करो और ये खाली भी बैठे, मतलब यदि मैं कोई कंपनी में एम्प्लॉय को हायर करा है और उसको काम नहीं दे रहे हो तो उसको फ्री की तनख्वाह तो दोगे नहीं, है ना। तो यदि मैंने किसी लेयर पे 128 न्यूरॉन रखे हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई सबको डेटा मिलना चाहिए, तो मिला उनको। अब मिल तो गया, ठीक है, चलो डेटा मिला है, ये आप कह रहे हैं। मैंने ड्रॉप आउट का यूज करा, ड्रॉप आउट लेयर, तो ड्रॉप आउट लेयर क्या करती है कि अब यहां पर लिखा है 0.2 का मतलब होता है 20%, आप मैक्सिमम 0.5 तक ले जाइए, 50% तक, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस लेयर में 20% ऑफ द न्यूरॉन्स जो हैं उनको मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूं। वो कौन से हैं भाई, वो तो रैंडम या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे निकाल लेगा, रैंडमली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी हो सकता है कि 128 में से पहला वाला डीएक्टिवेट हो गया हो, बाकी के 3 एक्टिवेटेड हो, फिर अगला वाला डीएक्टिवेट हो गया, अगला भी डीएक्टिवेट हो गया, फिर बाकी के एक्टिव हो, तो कुछ भी हो सकता है भैया मामला। मुझे कोई भी 26 न्यूरॉन डीएक्टिवेट मारने 128 में से, वो मैं कर दूंगा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर। जी जी। मतलब यू राइट, वो मुझसे भी गलती से मैंने बोल दिया कि मतलब हम्म वो डीएक्टिवेट हम करेंगे, हम्म हम्म डीएक्टिवेट होते हम्म नहीं है, यू राइट ऑन दैट पार्ट। हम्म मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब सीधी सी बात है, मैं 128 में से 26 में डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। हम्म अगर मुझे पता है कि मैं 0.2 ऑलरेडी मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, हम्म तो क्या मैं पहले से ही मैं 128 की जगह 102 नहीं ले सकता? उससे मेरी ड्रॉप आउट लेयर का जो आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर में मैं ड्रॉप आउट लेयर अपना एक कम कंसिडर हाँ, करूंगा। कम कंसिडर करोगे, मतलब आपके आर्किटेक्चर छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मतलब इट माइट बी सिली क्वेश्चन बट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि सर मैं जब मुझे ड्रॉप आउट करना ही है 20% का, ओके, तो सर मैं 102 ही लेकर चलूँ, यही आर्किटेक्चर बनाऊँ, भाई मैं ड्रॉप आउट लेयर का यूज़ क्यों करूँगा, वो तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई क्या होता है सोहिल, यहाँ इन लेयरों को यूज़ करना, ओके, अभी भी यदि आप नहीं यूज़ करते ड्रॉप आउट, तो एक टर्म जो पेनल्टी वाली होती है या जो रेगुलराइजेशन वाली होती है, जिसको हम अलग से अपने मॉडल के कॉस्ट फंक्शन में, यानी जो उसको कैलकुलेशन करता है उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, अलग से इसके अंदर ऐड करी जाती है ये रेगुलराइजेशन। यदि आप 102 लोगे, मान लो 102 लोगे अपने न्यूरॉन, ओके, और इस पर ट्रेनिंग करोगे, तो अभी भी यहां पर क्या ओवरफिटिंग का खतरा नहीं, क्या ओवरफिटिंग का चांसेस नहीं, बिल्कुल हम्म, ओवरफिटिंग का चांसेस है यहाँ पर भी, मना थोड़ी ना ओके। करा मैंने, अभी भी ओवरफिटिंग का चांसेस है, खत्म नहीं हुआ आपका, ठीक है। जी जी। रहेगा। तो ये रेगुलराइजेशन करना या ड्रॉप आउट ऐड करना, ये मॉडल पर अलग से पेनल्टी लगाने जैसा होता है। अब आपने तो है पेनल्टी अवॉइड कर दी, आप कह रहे हो सर मैं ड्रॉप आउट का है यूज करूं, मेरे को 128 था मैं 102 ले लेता हूं, तो तूने पेनल्टी थोड़ी ना लगाई मॉडल पे, अभी भी तुम्हारा लेयर पे 102 है और वो अभी भी ओवर फिटिंग होगा। तो ड्रॉप आउट क्या कर रहा है, मैंने क्या बोला, वो प्रोबेबिलिटी से रैंडमली कोई भी न्यूरॉन को डिफ्यूज कर देगा, बोलेगा तुम ट्रेन मत हो, तुमसे हमको आंसर नहीं चाहिए। जी ठीक है। ऑल राइट, ये चीज है, तो ड्रॉप आउट बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ओके और ओके सर। और आप चाहे कोई ड्रॉप आउट लेयर यूज ना करें, उससे मॉडल को ट्रेन करके देख लो, और ड्रॉप आउट का यूज करो, उसको ट्रेन करके देखो, रिजल्ट्स में वेरिएशन आ जाएंगे अपने आप।
ठीक है। ठीक है और सर। ये भी करना कि सर अब मैं कम न्यूरॉन को इस्तेमाल करता हूँ, ड्रॉप आउट हटा रहा हूँ, उससे भी देख लेना रिजल्ट्स में वेरिएशन आ जाएंगे। ठीक है। सो इट्स अ रेगुलराइजेशन टेक्निक। ठीक है। और ये ऑब्वियसली एक अप्रोच है जो कि हम लगा रहे हैं ताकि मेरा ओवरफिटिंग से हम बच पाए। और ऐसी कई टेक्निक्स है, जैसे बैच नॉर्मलाइजेशन है। जैसे बैच नॉर्मलाइजेशन मैंने बोला था, वो भी आप ऐड करेंगे। बैच नॉर्मलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लेयर, क्योंकि क्या करती है, डेटा को नॉर्मलाइज करती है। मतलब जो बैच में डेटा आ रहा है उसको नॉर्मलाइज किया जाए। ठीक है। यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म किया जाए। मतलब यूनिफॉर्म तो क्या बोलूँ, नॉर्मल और यूनिफॉर्म में अंतर होता है। ठीक है। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँ या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम चाह रहे हैं कि भाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का हो, ऐसा कुछ हो डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। ठीक है। इसके ऊपर सारे फॉर्मूलेज मेरे को पता है। ओके। तो हम चाहते हैं कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो तो मेरा मॉडल स्क्यूड ना हो। मतलब मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ, स्क्यूनेस को। डेटा में स्क्यूनेस ना हो, यानी वो इधर उधर कहीं ओरिएंट ना हो, ना ऐसा हो ना ऐसा ओरिएंटेशन हो। ठीक है। तो उसको एक सिमेट्री में लेकर आने की कोशिश करिए, नॉर्मलाइज करिए, तो उससे मैं ओवरफिटिंग से बच जाऊंगा। क्योंकि क्या होगा, ओवरफिटिंग आ किसके कारण रही होगी, वो टेल पे है ना ये पॉइंट्स, ये आउटलायर है ना, ये जी ओवरफिटिंग दे रहे हैं जी। मॉडल को। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि भाई नॉर्मलाइज कर दूं, तो वो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे और मुझसे अपने मॉडल को ट्रेन कर दूंगा। तो इनका इंपैक्ट खत्म कर दूंगा आउटलायर का, इसलिए नॉर्मलाइजेशन करा। और नॉर्मलाइजेशन नहीं भी तो मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि यू आर गोइंग टू यूज स्टैंडर्ड स्केलर, है ना। यस। तो ये एक अजम्पशन है डीप लर्निंग के अंदर कि आप पहले डेटा को स्केल करो फिर देना ट्रेन करने के लिए। ये कल बताया था मैंने, कल के रिकॉर्डिंग में है ये बात, कि डेटा को स्केल करके दो। जी। ये एक अजम्पशन है। तो स्केल भी कर दो, तुम ड्रॉप आउट भी करवा दो। ठीक है। और भाई सारे काम कर दो आप, ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको रिजल्ट सही मिलेगा। ठीक है। और क्या क्वेश्चन है पूछे सोहेल, फिर मैं राज सर पे आता हूँ, क्या कहना चाह रहे हो। जी एक क्वेश्चन मेरा और था। हाँ एक जैसे इसमें ना मुझे ये एक चीज़ पता है कि बैच नॉर्मलाइजेशन पहले आता है, ड्रॉप आउट पहले आता है, उनका एक ऑर्डर होता है। और एक ऑर्डर तो होता है, अगर आप वो यस, कभी पहले बैच हाँ नॉर्मलाइजेशन आएगा फिर ड्रॉप आउट आएगा, हाँ ये ऑर्डर है। तो वो आप कभी लेक्चर के एंड में या कभी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक ये बार रहा, कभी। अरे मैं बता ही रहा हूँ तुम्हें, ये तो मेरे पास वो भी कोड है। और उसका एक रीज़न क्या होता है कि मतलब ठीक पहले है। बैच नॉर्मलाइजेशन आएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैंने डेंस ड्रॉप आउट और बैच नॉर्मलाइजेशन लिया है, और बैच नॉर्मलाइजेशन पहले आ रहा है और फिर ड्रॉप आउट आ रहा है। तो पहले आप डेटा को नॉर्मल करो और न्यूरॉन को बाद में ड्रॉप कर देना, उसको कंसिडरेबल नहीं बनाना। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डील विद द डेटा, नॉर्मल बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर, मैं इस हम्म। डेटा को पहले डील करूंगा। ठीक है, ये अलग से है। ठीक है। और फिर मैं ड्रॉप आउट करूंगा। ठीक है। आप कह ओके रहे हैं सर कि पहले ठीक। ड्रॉप आउट करो और बाद में बैच को नॉर्मलाइज करो, वो वाला मैटर नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू नॉर्मलाइज द डेटा एंड देन, मतलब फिर आप ड्रॉप आउट करें, ये ऑर्डर बनता है। ओके गॉट इट। ओके। और हाँ इससे, मतलब पहले हाँ सारे डेटा को पहले स्टडी कर लिया, हाँ उसके स्टडी, बाद फिर उसके बाद जो बेस्ट होगा उसको कंसिडर करेंगे उसको गॉट इट। कंसिडर करो और उस पर ट्रेनिंग करवाओ अपने न्यूरॉन की। गॉट इट। ठीक है। यही पॉइंट है। ठीक। तो ये ठीक मेरे है सर। पास आर्किटेक्चर है और ये मेरी उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई है, मेरे पास पूरे प्लॉट्स हैं इसको लेकर। अब आपने पूछ लिया, ये रहे इसके प्लॉट्स। ठीक है। ये पूरा रिजल्ट है मेरे पास। ऑल राइट। ठीक। तो ये गॉट इट बात थी। थैंक यू। ऑल राइट। तो ड्रॉप आउट यहाँ पर बैच नॉर्मलाइजेशन भी मैं यूज़ कर सकता था। ठीक है। और अब आप पूछिए राज सर, आपका क्या क्वेश्चन था। सर जिसमें डेटा था हमने ब्रेस्ट कैंसर का लिया था ना, यूज किया था। यहाँ पर सर रिग्रेशन ले रहा हूँ सर मैं, मेक रिग्रेशन, कोई रैंडम डेटा है रिग्रेशन वाला। ब्रेस्ट कैंसर वाला सर ऊपर ऊपर था वो अच्छा वो अलग है, वो ओके। अलग है। ठीक ठीक है है। ये ठीक। ब्रेस्ट कैंसर ये अलग, ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था सर, मैं तो ओके। रिग्रेशन कर रहा हूँ सर। हाँ मुझे वही लगा कि शायद उसमें हमने नहीं रिग्रेशन मतलब, ठीक है गॉट नहीं इट। सर, ये देखिए सर, मैक रिग्रेशन है। गॉट इट। थैंक यू सर। ओके। तो ये चीज रही। अब आपको मैं लेकर जाता हूं। अच्छा हाँ, एक बात और है, लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर ठीक है, ये तो हमने बहुत देखे हैं, ये ईपो वन, ये हमने बहुत देखा है, ये तो बहुत देखा है, ये क्या चल रहा है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूं मैं। आप जब डेटा को ले रहे हो ट्रेन करवाने के लिए,
तो आपने कहा कि 10 टाइम्स इटरेट करो और बैच साइज 32 लो। ये आपके ऊपर है, आपको कितनी बैच साइज देना है वो देख लेना, डेटा का साइज क्या है उसके हिसाब से बैच बना लेना। ठीक है, यदि डेटा बहुत बड़ा है तो छोटी छोटी बैच में करना, मतलब यदि उसको जो है कभी क्या होता है आउट ऑफ द मेमोरी चला जाता है। यदि आपने बैच बड़ी बना दी तो डेटा जो है आउट ऑफ द मेमोरी चले जाता है। तो यार छोटे छोटे बैच में सॉल्व करो, टाइम लगेगा। जैसे मैं जीपीयूज के अंदर भी यही होता है, यदि बैच साइज बड़ा है और ठीक है तो कोशिश करो ऐसी स्थिति में। खैर अभी यहाँ पर मेरे को ऐसा कुछ था नहीं, डेटा छोटा ही है, उसमें 1000 सैंपल ही है। मैंने बैच साइज 32 बनाया है, मैं चाहूँ तो उसको 8 भी कर सकता था, 64 भी कर सकता था, 16 भी कर सकता था, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये बैच साइज है। ओके, वैलिडेशन स्प्लिट 0.1 यानी 90% ट्रेनिंग वाला हो गया और 10% जो है टेस्टिंग वाला हो गया। यहाँ पर एक वर्बोस है, वर्बोस इक्वल टू 1, तो ये रिकॉर्ड रख रहा है कि भाई क्या एक्टिविटी चल रही है मॉडल के अंदर, व्हाट्स हैपनिंग। सो दैट इज द वर्बोस। 0 होती है, 1 होती है, ट्रू होती है, फॉल्स होती है, ये सारी चीजें मैं रख रहा हूँ उससे। ठीक, इट्स नॉट मैंडेटरी टू यूज अ वर्बोस, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। और ठीक है, तो भाई काम हुआ, चल रहा था आपका ट्रेनिंग। अब आप जब यहां पर आते हो कि सर आपने मॉडल की समरी प्रिंट करवाई, जरा ये तो बता दो ये क्या है, ये मॉडल समरी ये क्या है, ये व्हाट डज दैट मीन, ये क्या है ये सब, मेरे को समझ में नहीं आया। तो आपने अपनी लेयर में, मतलब अपना जो आर्किटेक्चर बनाया उसमें एक डेंस लेयर ऐड करी, ठीक है, जिसमें 128 न्यूरॉन थे। नन का मतलब होता है कोई बैच नहीं है, नन मीन्स बैच इज, देयर इज नो बैच। ठीक है, वो जब मेरा मॉडल ट्रेन होगा ना वो ऑटोमेटिकली वो कर लेगा साइज एडजस्ट, कितना क्या है क्या नहीं। अभी यू हैवंट गिवन एनी बैच, ठीक है, पहले से कोई डिफाइन नहीं था। ये भी एक ड्रॉप आउट लेयर ऐड करिए, उसमें 128 जो है न्यूरॉन डेंस के थे वो जाएंगे, ठीक है, और जो है वो टास्क उस पर होगा। फिर आपने डेंस लेयर ऐड करी है, उसमें 64 न्यूरॉन है, ड्रॉप आउट लेयर पे वो 64 आ गए, लेकिन कितनों को ड्रॉप आउट करना है वो देख लेगा, 20% कर रहे थे आप। ठीक, तो मैंने, आप ये देखिए आर्किटेक्चर में ड्रॉप आउट पे, ये देखो ड्रॉप आउट पे कोई न्यूरॉन के नंबर थोड़ी ना दिए, मैंने तो 0.2 दिया था, कोई दिए क्या न्यूरॉन के नंबर। लेकिन भाई वो इसी डेंस लेयर का ड्रॉप आउट है वो, तो देख लो जो ऊपर वाली डेंस लेयर बनी थी उसमें 128 न्यूरॉन थे और ड्रॉप आउट में भी 128 है, मतलब न्यूरॉन वही है, उसको डीएक्टिवेट डिफ्यूज कर देगा वो 20% को, ये कर देगा। ठीक, और यहाँ पर भी ड्रॉप आउट है, यहाँ पर भी इसके 64 थे तो 64 है, उसमें से फिर वो 20% का खेल कर देगा वो। और आखिरी लेयर पे मैंने एक न्यूरॉन दिया था, डेंस लेयर, इस पे एक न्यूरॉन आ रहा है, ये वाला ओनली 1, तो ये दिखा रहे हैं 1। ठीक, तो ये मेरा आर्किटेक्चर है। अब इसमें ये नन का मतलब होता है बैच, तो अभी इनिशियल कोई बैच वैच नहीं है, देयर इज नो बैच, कोई बैच साइज वगैरह नहीं दिया इनिशियली, वो तो जब मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा ना तब दूंगा बैच साइज, अभी कुछ नहीं है, नन। अब फिर ये लफड़ा होता है, ये पैरामीटर, ये भी समझ में नहीं आता लोगों को, सर ये क्या है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर तो मेरे वेट और बायस होते हैं। तो आपने बोला सर 128 न्यूरॉन पे 1408 पैरामीटर कहां से आए हैं, ये कौन सी गणित है, What kind of mass is applicable here? मेरे पास एक लेयर है, उस पर 128 न्यूरॉन है, 1408 पैरामीटर कहां से आए। यदि आप ये कहते हो कि एक न्यूरॉन को एक वेट और एक बायस कर रहे हो तो 128 न्यूरॉन पे 128 वेट और 128 बायस आना चाहिए, नहीं भी यदि आप सबको एक ही बायस असाइन कर रहे हो तो 128 न्यूरॉन पे सब पे एक ही बायस होना चाहिए, वेट अलग अलग हो सकते हैं, W1 W2 W3। तो यदि पैरामीटर वेट और बायस ही हैं तो ये 1408 कहां से आ गया, ये नंबर कहां से आ गया 1408, क्या कैलकुलेशन है इसके पीछे। सोहिल क्या कैलकुलेशन लग रही है आपको इसके पीछे? सर सर वही जो हमारे जो इनपुट न्यूरॉन्स हैं और जो हमारे डेंस लेयर के न्यूरॉन्स हैं, हाँ, उनके बीच में आपस में क्रॉस कनेक्शंस होगी, तो सीधी सी बात है हमारे डब्ल्यू पैरामीटर्स वहां से आएंगे, और हर एक जो डेंस लेयर होगी उसकी अपनी डेंस लेयर में अपने खुद, हाँ, हर एक न्यूरॉन की अपनी खुद का एक तो बायस भाई पैरामीटर होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आपके पास इनपुट में 10 फीचर थे, जी 10 थे, और यहां पर 128 है न्यूरॉन है। तो यदि मैं बताऊं जी या बनाऊं ना, चलो ठीक है आपकी बातों को कंसिडर किया जाए, मेरे पास एक इनपुट लेयर है जिसमें 10 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये मेरे पास एक डेंस लेयर है जिसमें 128 है, 2 Correct. 3 4 अप टू 128 है। ठीक है, अब मेरे को 1408 का रिजल्ट जो है वो चाहिए। हम्म, तो क्या इनपुट लेयर पे, इनपुट पे का वेट होंगे? हमको तो डायरेक्ट आर्किटेक्चर में हम तो डायरेक्ट कहां से बात करना शुरू कर रहे हैं, सीधे डेंस से बात कर रहे हैं हम। सर वेट हमेशा इनपुट और डेंस लेयर के बीच का जो कनेक्शन होता है उसके बीच में वेट्स होते हैं। न वेट्स होते हैं, ठीक है चलो। तो भाई यहाँ पर आप कह रहे हो बीच में सर वेट्स हैं, ठीक है, बीच में डब्लू है, तो ये वेट जी इसको भी दिया, ठीक है, वेट ये इसको गया, फिर ये इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, मतलब ये 1 to 128 का करस्पॉन्डेंस है, यही करेक्ट होगा। मतलब करेक्ट। एक ये 1 to 128 यदि मैक्स बोलूं, एक हम्म, न्यूरॉन 128 जो है, या ये एक इनपुट ये 128 का करस्पॉन्डेंस हो गया। सिमिलरली ये भी 128 का, नीचे वाला 128 का, तो मेरे पास 128 के कितने करस्पॉन्डेंस हो गए? 10, क्योंकि 10 10 थे, 10। तो कितना हो गया 1280, तो ये 1280 तक तो मैं करेक्ट हासिल कर गया। करेक्ट। अब अब मान लो बायस एक ही है बी, तो मैं वो बायस भी 128 को दूं, पूरे 128 न्यूरॉन को एक बायस तो मिलेगी, तो प्लस 128 कर दूं, है ना? ये वो बायस भैया हर एक न्यूरॉन को दो ना, जी गिव दैट बायस टू एवरी न्यूरॉन, तो इसको भी दी, इसको भी दी, इसको भी दी, इसको भी दी, तो 128 बायस मेरे को लगानी पड़ी। करेक्ट। तो अब ये देखो 1280 प्लस 120 कितना हुआ, 8 ही आया, 8 प्लस 2 10 हो गया, ये गया 4, ये देखो 1408। अब यहां देखो ये क्या है, आज तक किसी ने समझाया कैसे आया? ठीक है 1408 हो गया, बिल्कुल सही, और वेट बायस ही है। मैं वही कहता हूं, पैरामीटर भैया वेट और बायस है तो कोई तीसरी टर्म है नहीं, तो पैरामीटर 1408 कैसे आ गए? मैंने मैंने आप अब ये समझिए कि जो इनपुट होता है वो सारे न्यूरॉन को फेंकता है, वो सारे न्यूरॉन पे शेयर होता है, वो मतलब एक इनपुट आपके पास, हम बनाते ना आर्किटेक्चर, वही वही बात फिर से समझ लो और पकड़ लो, ठीक, कि आपके पास यदि इनपुट में 1 2 3 फीचर्स है इनपुट में, और डेंस लेयर पे आपके पास 1 2 3 4 5 न्यूरॉन है, तो भाई ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, और ये इसको भी मिलेगा। फिर यही चीज ये इनपुट ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, तभी तो हम कहते हैं समीशन ऑफ WI XI प्लस बायस। अब ये क्या है ना, वो समझने में लिखा तो रहा है हर जगह, समझना अंडरस्टैंडिंग ना वो नहीं हो पाती, और कोई समझ कह नहीं पाता सब पैरामीटर 1408 कहां से आ गए। तो इसके पैरामीटर कितने आएंगे, व्हाट डू यू थिंक, इसके पैरामीटर कितने आने चाहिए? तो ये 3 है और ये 5 है, तो 3 5 15 20। प्लस 5 बायस 20 पैरामीटर है। और आप जब एलएलएम पढ़ते हो, एलएलएम में कितने होते हैं, 2 बिलियन पैरामीटर, 7 बिलियन पैरामीटर पर ट्रेंड मॉडल। अब देखो टोटल कितने करके बता रहा है, ये टोटल करके बता रहा है 9000, यानी यार सर इतना छोटे से आर्किटेक्चर में आपने 9000 पैरामीटर बना दिए, ये तो आर्किटेक्चर जरा सा ही है, क्या करी, 2 3 डेंस लेयर जोड़ के ड्रॉप आउट जोड़ दी, उसी पे 9000 पैरामीटर नजर आ रहे हैं, और सबकी सब ट्रेनेबल है, सबकी ट्रेनिंग होगी 9729, ऑल पैरामीटर्स विल बी ट्रेन्ड, नॉन ट्रेनेबल कोई है ही नहीं, और ट्रेनिंग होगी तो ये कह रहे हैं टोटल पैरामीटर जितने हैं वो 38 KB का वेट हासिल करके, इतनी उनकी स्टोरेज है। ठीक है, यदि आप इसको ट्रेन करोगे और इस मॉडल को सेव करोगे तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है 38 KB की फाइल बनेगी, ये वेट एडजस्टमेंट होंगे, ये पीछे की मैथ्स है। तो यहां से तो चलो 1408 आया, यहां पर तो कोई पैरामीटर है नहीं इस ड्रॉप आउट पे। अब आगे फिर 8256 कैसे बन गए, क्यों भैया सोहिल कैसे बन गए 8256? 128 को 64 से मल्टीप्लाई करूं मैं, जी सर। है ना? तो 128 को 64 से मल्टीप्लाई करो जरा, 128 इंटू 64,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 128 जो हैं, ये जो 128 हैं, ये एक एक को मिलेंगे। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, अगेन वही बनना है, 1 to 1 correspondence, यानी you are having 128 neurons here and 64 neurons here. So every neuron of this will be connected to every other neuron of this. ये सारे 64 से कनेक्टेड होगा, और ये वाला न्यूरॉन भी सारे 64 से कनेक्टेड होगा, ये वाला न्यूरॉन भी सारे 64 से कनेक्टेड होगा। तो टोटल इंटरकनेक्शन कितने बनेंगे? 128 into 64, हाउ मच इट इज? 8192 कितनी? 192 192 बायस 64 बायस by जोड़ दूं मैं? 64 तो 6 15 का वो ये गया, 2 गया, 8256 आ रहा भाई मेरे। तो देखो कितना आ रहा, अरे वाह 8256 आ रहा, सही है। आगे का निकाल लोगे आप तो फिर तो कोई इशू नहीं है। सर हर इनपुट के लिए एक बायस ऐड होता है क्या? हर इनपुट के लिए एक बायस, ओके, 1 बायस विल बी एडेड। तो अब हमें ये आर्किटेक्चर तो बनाते हैं, जो आर्किटेक्चर की समरी बताते हैं वो भी हमें जो है ये पता चल गया कि पैरामीटर क्या होते हैं, इनपुट शेप क्या होती है, लेयर कौन से क्या ऐड कर रहे हैं, मतलब ये नहीं पता रहता था कैसे निकलती है वैल्यू, लिखी बड़ी बड़ी रहती थी, पढ़ने नहीं आता सर, अब पता चल गई मेरे को। और फिर हुई ये ट्रेनिंग। अब ये लिखा है 1 out of 10, यानी आपने बोला था 10 बार चलाना, तो चलाएंगे 10 बार, ईपो 10 करेंगे, और बैच साइज तुमने 32 ले ली। अच्छा 32 लिए है ना, यानी आप डेटा को 32 के टुकड़े करो डेटा के। टोटल डेटा है कितना? हाउ मच इज द डेटा? अब ये क्या शौक आ रहा है इसको कि 23 लेकर चल रहा है, ये क्या है? आपने फर्स्ट इटरेशन में 23/23 बोला, व्हाट डज दिस मीन? Batches, sir. हाँ बैचेस, हाँ सर है। तो बैच साइज सर आपने 32 लिया ना सर, यू टुक बैच साइज 32, और आपका ओवरऑल डेटा कितने का है? हाउ मच इज द ओवरऑल डेटा? ये तो 1000 का था, इसमें आपने 90% ट्रेनिंग के लिया और 1% आपने टेस्टिंग के लिए लिया, 10% टेस्टिंग के लिए लिया, क्योंकि वैलिडेशन कितना लिखा? 0.1 का मतलब होता है 10%। ठीक है, तो मैं ये भी खेल क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, तो आपके पास 1000 रोज हैं एंड 10 कॉलम्स हैं। आपने बोला 90% जो है वो मेरा ट्रेनिंग पे, तो 900 रोज आपकी ट्रेनिंग वाली है, 100 रोज आपकी टेस्टिंग वाली है, वैलिडेशन वाली है। ठीक है, आपने बोला बैच 32 वो बना रहा है 23/23, ये लिख रहा है वो पहले इटरेशन में, और बाकी में भी ये लिखेगा वो। तो ये मेरा जो 900 का डेटा है, इसके मैं ये टुकड़े कर सकता हूं, 32 टुकड़े। तो 900 के 32 टुकड़े कितने में होंगे? 32 into 23 करो जरा, या 900 को डिवाइड कर दो 32 से, कितना आ रहा है? 28 point something 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है जी। ओके, तो फिर ये 23 क्यों लिख रहा है? ये 23 क्यों लिख रहा है फिर? मैं वही सोच रहा हूँ सर 20% ड्रॉप आउट है ना, सो 720 होगा एंड देन वी विल डिवाइड बाय 32। कितना बोला? 20% ड्रॉप आउट है। हाँ, एक ये बात भी हमको ध्यान रखना पड़ेगी, 20% ड्रॉप आउट है, तो वो सो टोटल हो जाएंगे 720। हाँ ड्रॉप आउट तो न्यूरॉन्स का ड्रॉप आउट है हाँ, ना, हम तो neurons यहाँ का पे drop out लेयर, ये तो हम 1000 तो हम सैंपल की बात कर रहे हैं ना, 900 सैंपल्स हैं। सो एक्चुअली 1000 में से वो 20% न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे, 900 में से, सॉरी। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है वो न्यूरॉन के लिए हो जाएगा? ड्रॉप आउट न्यूरॉन का होता है, बट यहाँ पे आपके हाँ, डेटा 900 का सैंपल्स हैं। ना 900 सैंपल्स है हाँ। ट्रेनिंग पे। ठीक है, मेरे 900 सैंपल्स हैं, ये देखो नंबर ऑफ सैंपल्स ओवरऑल 1000 थे, तो मेरे जो है यहाँ जब मैंने वैलिडेशन स्प्लिट 0.1 का करा, यानी 10% मेरा डेटा, यानी 100 मेरा डेटा वैलिडेशन पे गया, 900 मेरा ट्रेनिंग पे गया। तो जब 900 ट्रेनिंग पे गया है डेटा, तो ये जब ट्रेन कर रहा है तो 23 क्यों लिख रहा है? सो वो 20% ड्रॉप आउट में से ओनली 720 न्यूरॉन्स काम करेंगे, राइट?
हाँ, yes, only 720 no. 720 न्यूरॉन्स काम करेंगे, एंड इफ वी डिवाइड 720 बाय 32 वी गेट 23 के बैचेस। अच्छा, तो 23 के ईच इपोक में चलेंगे। ओके, तो जैसा भी कहा गया कि 900 का आपका जो है वो डेटा ट्रेन होना चाहिए था, लेकिन आपने 20% करा तो वो 180 उसमें से गया। दैट मीन्स यू आर हैविंग 720 लेफ्ट, और 720 का आप यदि डिवाइड करोगे किससे, 720 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 32, तो यू आर गेटिंग 22.5। ओके, एंड 22.5 विल बी राउंड ऑफ टू 23। तो भाई सोहेल जो हमें कह रहे हैं, ठीक है, भीष्म जो बता रहे हैं बात को, उसको हमें जो है कंसिडर करना चाहिए। और नहीं यदि करते हैं, मतलब इस बात की अपन प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ पे आ जाते हैं। एक काम करो, इसी आर्किटेक्चर में ड्रॉप आउट हटाओ और फिर देखो कितना आ रहा है। लेट्स सी, मैं इसको यहां पर बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। ये वाला कोड जो हुआ सो हुआ, इसका भी मैं पूरा जो है यहाँ पर आई एम गोइंग टू टेक इट कंट्रोल सी, इसको भी मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बिकॉज सोहेल सेइंग कि सर वो तो न्यूरॉन पे होता है, वो डेटा के साथ आप कैसे कर रहे हैं। तो लेट मी रिमूव द ड्रॉप आउट फ्रॉम इट, हटा रहा हूँ, ये भी हटाया, ये भी हटाया, ड्रॉप आउट गया यहाँ से। अब ठीक, अब सिंपल आर्किटेक्चर है, लेट मी रन द कोड, और हम देखते हैं कि जो ट्रेनिंग होगी उसमें कितना साइज लेकर चलेगा वो। ओके, सो 28 आना चाहिए। हाँ, वही थोड़ा time 28, लेगा। वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बिकॉज ये हाँ, ये देखिए शेप प्रिंट हो गया, अभी भी 23 आ रहा है भीष्म। हटा दिया मैंने ड्रॉप आउट, अभी भी देखो 23 आ रहा है, ठीक है। वो पीएलटी तो मैं कर दूंगा, वो मैटर नहीं है, ये 23 अभी भी आ रहा है। वाई इट्स टेकिंग 23 नाउ, क्योंकि यदि मैं 900 को डिवाइड करूंगा किससे, 32 की बैच साइज से, तो 900 और 32 की बैच साइज आपको आ जाता है 28.125। तो 28 लेना चाहिए था, वो अभी भी 23 दे रहा है बैच साइज, मतलब ये 23 इंस्टेंसेस तक चलेगा। व्हाट्स द रीजन, यहाँ से मैंने ड्रॉप आउट हटा दिया, ड्रॉप आउट इम्पैक्ट नहीं कर रहा, सोहिल सही कह रहा था, ड्रॉप आउट इम्पैक्ट नहीं कर रहा। और आप मैं समझ गया टेस्ट साइट, हाँ टेस्ट साइट, ठीक है। तो अब यार क्या है कि ठीक है, अब सुनिएगा जरा क्यों कर दिया उसने। आपने, आपका जो डेटा था ट्रेनिंग वाला वो 800 का था, 800 है, या उसमें से भी आपने 0.1 निकाल वैलिडेशन पे ले लिए, यानी कितना बचा, 720 बचा। अच्छा 800 का 10% कितना हो गया, आर यू श्योर? हाँ 80 हुआ, 720 720 हुआ, 720 हो गया, और 720 को कर दो किससे, 32 से डिवाइड, तो 23 बचेगा। लेकिन एक चीज सामने आई ना कि ये करने में ये पता चला डिस्कशन में कि वो ड्रॉप आउट से कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में, या करेक्ट है ना। तो डाउट कुछ भी रहा हो, कंफ्यूजन कैसा भी, लेकिन ये चीज समझ आ गई नहीं, तो ये 23 आ गया। तो सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको उसने बोला बैच साइज 32, ठीक है। तो आपका जो ट्रेनिंग डेटा रहता है ना, ट्रेनिंग का जो साइज रहता है, आप इससे उस साइज को डिवाइड करें, ट्रेनिंग के साइज को, जो रिजल्ट आएगा उतने ही ये जो है ना ये वैल्यू आएगी। दैट मच स्टेप्स आई नीड टू फॉलो, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि 720 आया, मेरा बैच साइज 32 था, तो मैं जब 720 को 32 से डिवाइड करूं, आई एम गेटिंग 23 मिलेगा मुझे। तो भाई उतने स्टेप मुझे लगेंगे पहले इटरेशन, मतलब इटरेशंस को कंप्लीट करने में, एक इटरेशन को कंप्लीट करने में इतने स्टेप मुझे लगेंगे, और पर स्टेप 17 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं, पूरा इटरेशन खत्म होने में 2 सेकेंड लग रहे हैं। The complete iteration will be done in 2 seconds
एंड 17 मिली सेकेंड्स पर स्टेप लग रहे हैं। और ऐसे कितने स्टेप्स हैं? 23 स्टेप्स हैं। तो 23 और 17 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? कितना आएगा? 23 एंड 17 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? देखो, इफ आई मल्टीप्लाई 23 and 17, the result is 391 और 391 मिली सेकेंड। ठीक है, मिली बोले तो मिली 10 बोले raised to minus 3 second 10 raised to minus 2 minus 3 10 raised to minus 3 तो 0.391 हो seconds. गया। तो पर स्टेप 0.391 यानी 4 ले लो, ऐसा कुछ। तो कि 17 मिली सेकेंड पर स्टेप ले रहा है वो। तो ऐसे 23 स्टेप्स हैं करने के लिए। तो मैंने 17 को ही 23 से मल्टीप्लाई करा, तो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 391 मिली सेकेंड्स। ठीक है, इतना आ रहा है। अब वो 2 सेकेंड में कन्वर्ट कैसे होगा? हाउ 391 मिली सेकेंड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स? तो आपका 391 मिली 10 की पावर -3 तो 0.391 आना चाहिए। ये एक और कंसर्निंग बात हो गई। ओके, तो कहीं इनके बीच में रिलेशनशिप है भी कि नहीं है? क्योंकि एक जगह देखो 6 मिली सेकेंड्स आ रहा है और ये 0 सेकेंड्स लगे। 0 तो नहीं लगे होंगे, वो तो फटाफट हो गया होगा, कुछ फ्रैक्शन और होगा, राउंड ऑफ कर रहा है। देखो 0 सेकेंड्स में सॉल्व करते हुए बता रहा है। ये देखो 0 सेकेंड में सॉल्व हो रहा है, मतलब 0 तो नहीं होगा ना, कुछ तो होगा ही ना। 0 पॉइंट समथिंग 00 कुछ तो होगा, इन्हें बहुत जल्दी उसने सॉल्व कर दिया। और ये 17 मिली सेकेंड, पहला वाला थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा था एक स्टेप में, ये और कम ले रहा। 6 मिली सेकेंड्स के अंदर 1 स्टेप सॉल्व पर स्टेप। और हम कह रहे हैं यहां पर कितनी 23 स्टेप्स हैं एक इटरेशन को कंप्लीट होने में। तो ये और ये अलग हैं भाई। अब अपन भी कहें कि सर 23 लग रहे थे पर स्टेप में, तो 23 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो 2 सेकंड आना चाहिए। तो ऐसे तो यहां 0 सेकंड नहीं आना चाहिए। ये ओवरऑल है, दिस इज ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं वो जो है पर स्टेप का देके और ये ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है मुझे ट्रेनिंग का सेकंड के अंदर वो बता रहा है। तो राउंड ऑफ कर कुरा के बता रहा है। ठीक है, तो इसको माइंड मत करिएगा बिल्कुल भी। ठीक, तो पर इटरेशन में ये कैसे आता है 23 मैंने बताया, आपने समझ गए बेस्ट साइज से कैसे डिवाइड करके आते हैं, किस पे इम्पैक्ट होता है किस पे नहीं होता है, ये सारी बातें हमने देखी। एंड फिर वो रिग्रेशन था तो लॉस बता रहा है। ये मेरा जो है ये लॉस है और ये मीन स्क्वायर एरर है। तो लॉस और मीन स्क्वायर एरर दोनों सेम ही होते हैं। MSC एंड द लॉसेस बोथ आर सेम। तो ये ट्रेनिंग का है और ये वैलिडेशन का, दोनों समांतर चल रहे हैं, लगभग ज्यादा अंतर नहीं है। यदि आप इनका प्लॉट बनाओगे, अब मैं प्लॉट बना लेता हूँ, वो मैट प्लॉट ले लूंगा तो प्लॉट भी बन जाएगा, एरर नहीं फेंकेगा वो। ठीक है, सो लेट मी कंसिडर मैट प्लॉट लिब ऑल्सो। ठीक है, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस PLT। ठीक है, ये करा मैंने एंड लेट मी रन द कोड हियर, तो वो दे देगा प्लॉट बना के। देखिए फटाफट सब सॉल्व हो गया। 0 सेकेंड, दैट मीन्स उसको कुछ लगा ही नहीं ना। ये देखिए प्लॉट बड़ा शानदार आया। ट्रेनिंग का लॉस ऊपर है, वैलिडेशन का लॉस नीचे है, यानी सब बढ़िया चल रहा। वी आर इन अ गुड पोजीशन। कोड ठीक है, मेरा आर्किटेक्चर ठीक है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं नजर आ रहे हैं। ये मैं चाहता था, मैं इसको फाइनल कर दूंगा। तो आप किसी आर्किटेक्चर को फाइनल कैसे करोगे? आपको उसका बिहेवियर समझ में आना चाहिए। यदि आपको ये आर्किटेक्चर समझ में ये रिजल्ट समझ में आ रहा है, ये प्लॉट समझ में आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद प्लॉट के बाद आप जरा इटरेशन में देखना, इन स्टेप्स में देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि एरर ट्रेनिंग में कम हो रहे हैं और वैलिडेशन में बढ़ रहे हैं, तो मतलब गड़बड़ है भाई। तो स्टेप्स में भी आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ये समझना फिर आपके दिमाग लगना चाहिए कि यार नहीं गड़बड़ तो हो रही है, मेरे को लेयर वगैरह बढ़ानी पड़ेंगी, दूसरे लेयर जोड़नी पड़ेंगी, न्यूरॉन बढ़ाने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, फिर तुम हेरा फेरी करना आर्किटेक्चर में। ये सब करने के बाद, समझने के बाद। ठीक है, तो ये डीप लर्निंग के अंदर ये कुछ बातें थी। मैं और भी, क्योंकि डीप लर्निंग तो आगे चलते ही रहेगा, ये बताते रहूंगा।
अब भाई अगला जो कॉन्सेप्ट है डेटा जनरेट करने वाला, कि सर आप जनरेटिव वे में डेटा जनरेट करने वाला, तो एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटो एनकोडर का। ऑटो एनकोडर ये कॉन्सेप्ट है, ये भी एक डीप लर्निंग नेटवर्क है, और ये ऐसा डीप लर्निंग नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें वैसे तो आपने देखा कि जनरेटिव एआई में वी आर हैविंग जैन मॉडल, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, वी आर हैविंग वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, तो वो ऑटो एनकोडर के अंदर ही आएगा, तो मैं शुरुआत ऑटो एनकोडर से कर रहा हूँ। फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे, पहले इनको निपटाते हैं अपन, ठीक। तो ऑटो एनकोडर का मतलब ये है, इट्स अ टू पार्ट थिंग। आई एम हैविंग एनकोडर एंड आई एम हैविंग डिकोडर, दो कंपोनेंट का मिश्रण है ये, एनकोडर का और डिकोडर का। एनकोडर क्या करता है, वो डेटा को कंप्रेस करके रखता है, डिकोडर उसी डेटा को डीकंप्रेस करता है। ओके, ऐसा न्यूरल नेटवर्क मेरे को बनाने का है, ठीक। सो आई विल बी टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इनपुट है, इनपुट लेयर है, जिसमें 1000 फीचर्स है, मान लो 1000 फीचर्स है। आप एनकोडर यदि बना रहे हो तो यू विल टेक लाइक दिस, 128 न्यूरॉन वाला एक लेयर, 64 न्यूरॉन वाला एक लेयर, 32 न्यूरॉन वाला एक लेयर। तो यानी आपने 1000 के डेटा को ट्रेन करते करते 32 न्यूरॉन के लेयर में कंप्रेस करके रख लिया, ये एनकोडर है। यानी ये था 128, यहां पर थे 64 न्यूरॉन, वहां पे 32 न्यूरॉन। इसी को आप डीकंप्रेस करोगे, यानी 32 से 64, 64 से 128 और 128 से 1000, ये डिकोडर है, ये बनाओगे आप, ठीक है। तो एक न्यूरल नेटवर्क इसको फॉलो करेगा, एक न्यूरल नेटवर्क आपको इसको फॉलो करेगा, यानी जिस इंफॉर्मेशन को आपने कंप्रेस करके रखा था उसी को डीकंप्रेस करना है, ठीक। अब प्रश्न ये उठता है, सर करेंगे कैसे, और क्या आप किसी कंप्रेस को डीकंप्रेस करोगे तो क्या वैसा का वैसा डेटा मिलेगा मुझे? दैट्स अ क्वेश्चन। क्या मैं वैसा डेटा, सेम डेटा अचीव कर पाऊंगा? तो भाई वेरिएशन हो सकता है, जरूरी नहीं है। आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो और उसको कंप्रेस करके रख रहे हो, इससे ना ये जनरेटिव एआई है भाई, यहां पर कोई प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन नहीं करवा रहा हूं। वो तो मैंने जो प्रीवियस कोड बताया ना, वो मैं डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बताए थे, ठीक है। यहां पर कोई प्रिडिक्शन क्लासिफिकेशन नहीं करवा रहा हूं, जिस डेटा को कंप्रेस करने का बोला था उसी को डीकंप्रेस करवा रहा हूं ऑटो एनकोडर में, ठीक। तो सर ये कैसे होगा, हाउ इट इज परफॉर्म्ड, क्या करने वाले हो आप ऑटो एनकोडर में? देखते हैं ऑटो एनकोडर। ये मैं अपना एक डेटा जो है वो लेकर चल रहा हूं, फैशन वाला, ओके। ये सारी लेयर मैंने ऐड करी, वही नमपाई, टेंसरफ्लो, इनपुट लेयर मैं ऐड करूंगा, डेंस लेयर ले रहा हूं। बाकी मैं ड्रॉप आउट बैच में कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल सा एक आर्किटेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, वो लेयर बनाऊंगा और मैं इनको लेकर चल रहा हूं, ठीक है। और मेरे पास फैशन का डेटा है, फैशन MNIST डेटा है, जो कि टेंसरफ्लो के अंदर है ऑलरेडी, आप चेकआउट कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा फैशन डेटा। और ये प्लॉट बनाने के लिए तो इतनी लाइब्रेरी में लेकर चल रहा हूं, इन बेसिक्स जो है। मैंने फैशन डेटा को लोड करा, मतलब उसको एक्सट्रेन एक्सटेस्ट के अंदर स्प्लिट करा, ठीक है। तो लेट मी रन द कोड, एक एक करके हम इनको देखते हैं। ये मैंने अपने डेटा को करा, ठीक है, स्प्लिट। तो मेरा एक्सट्रेन एक्सटेस्ट आ गया, इनका शेप है 60,000 28 28 और 10,000 28 28। सो 60,000 मेरे नंबर ऑफ रोज हैं और 28 28 मेरे विड्थ और हाइट हैं, इट्स अ विड्थ एंड हाइट। ये इमेज है ना, ये इमेज का डेटा है ना, तो ये मेरी विड्थ और हाइट है इमेज की,
ठीक, और 60,000 रोज हैं ट्रेनिंग में और 10,000 है टेस्टिंग में। अब ये अंडरस्कोर का क्या खेल है सर? अंडरस्कोर भी तो प्रिंट करवा दो। अंडरस्कोर क्या है? अंडरस्कोर डॉट शेप। देखिए क्या होता है कि पाइथन में अंडरस्कोर को भी एज अ वेरिएबल अपन मान सकते हैं। ये आया 10,000, 10,000 आ रहा है शेप। तो सर अंडरस्कोर तो सर यहां भी लिया था और यहां भी लिया था, दोनों जगह लिया था। यहाँ सर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन नहीं लिख सकते थे क्या? अरे सर लिख के बताओ, चलो चलो लिख के ही बताओ आप, तो मैं फिर बताता हूँ क्या अंतर है इनमें। ठीक है, आप सर यहाँ एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लिखो, वाई ट्रेन, और यहाँ एक्स टेस्ट वाई टेस्ट लिखो, वाई टेस्ट। ठीक है, ऐसा लिखो सर। ऑलराइट, और लोड करो डेटा को। करा? उसके बाद आप वाई ट्रेन प्रिंट करवाओ, डॉट शेप, ये करो 60,000 का, और वाई टेस्ट, वाई टेस्ट डॉट शेप, ये काहे का? 10,000 का। तो कर सकते थे, करा, देखो कर दिया मैंने। एक्स पहले ऊपर अंडरस्कोर लिख रहा था, ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब यह है कि भाई मैं अवॉइड कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसको आगे कहीं यूज करूंगा ही नहीं। आई एम ओनली गोइंग टू यूज एक्स ट्रेन एंड द एक्सेस, दैट्स इट। तभी मैंने इसको अवॉइड कर दिया अंडरस्कोर लिख के। वाई ट्रेन और वाई टेस्ट आर अवॉइडेड। अच्छा, ये खेल कब करते हो तुम वाई ट्रेन और वाई टेस्ट वाले? जब तुम्हें यार मॉडल से या तो प्रिडिक्शन करवाना हो या क्लासिफिकेशन करवाना, तभी करते थे ना, तभी करते हो। अब जब मुझे प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन करवाना ही नहीं है मॉडल से, तो भाई मैं इसको एलिमिनेट करूं, मैं इसको अंडरस्कोर लिख दूं। मैं चाहते नहीं कि ये बीच में मेरे को कोई प्रॉब्लम दे, तो आई जस्ट यूज अंडरस्कोर। ये भी एक वेरिएबल होता है अंडरस्कोर, ये कर दिया। ठीक है, तो मैं फिर से इसी को चला रहा हूं। लेट मी टेक दिस थिंग। ये मेरा एक्स ट्रेन का शेप है, ये मेरा एक्स टेस्ट का शेप है। बाकी इनको मैं आपके रेफरेंस के लिए मार्क डाउन करके रख रहा हूं, ओके, ताकि आप इसको ध्यान रखिएगा। करा? ठीक, तो ये मेरी इमेज थी, विड्थ और हाइट है। अब नेक्स्ट ये है कि भाई मेरे को ये हाई डायमेंशनल डेटा है ये, ठीक है। 3D जैसा कुछ लग रहा है आपको? 10,000 यदि रोज हो जाएंगी, ये 28, ये अपनी मैट्रिक्स हो जाएगी, तो भाई ऐसा कुछ सेव नहीं हो रहा है कि ये 28 का एक हुआ है ना, 28 आपके रो, 28 आपके कॉलम हो गए ऐसे। ऑलराइट, और ऐसे 10,000 हैं, ऐसा 10,000 है, यानी ऐसी 10,000 रो हैं जिनमें ये ऐसा डेटा छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं अगली इमेज के लिए ये रहा, अगली इमेज के लिए ये रहा, अगली इमेज के लिए ये रहा, तो ये मेरा ऐसा ऐसा है, ये टेंसर फ्लो ऐसा दिख रहा है, ये टेंसर डेटा, इट्स लुकिंग लाइक दिस। तो ऐसी 10,000 रो हैं जिनमें हर एक रो में एक इमेज 28 साइज की छुपी हुई है। व्हाट आई डिड इन द नेक्स्ट केस, मैंने उसको उठा के रीशेप मार दिया। सो एक्सट्रेन डॉट रीशेप, जो मेरा पहला वाला कॉलम आए, मतलब पहला वाला जो एंट्री आएगी, उसमें आई एम टेकिंग द लेंथ ऑफ एक्सट्रेन। सो लेंथ ऑफ एक्सट्रेन इज 60,000, एंड देन आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ द शेप। देन वो 28 है ना, उनका प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं, तो दैट विल बी 784। ऐसा कर रहा हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों, ये विड्थ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 784 हो गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ये 60,000 तो भाई जो एंट्री है वो है ही, ये 784 फीचर्स हो जाएंगे। ऐसा काम करते हैं, यानी आई कन्वर्टेड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको 1D में बदल दिया। ये काम करते हैं, तो अब जो मैट्रिक्स आपको 2D में नजर आ रही थी वो 1D में कन्वर्ट हो गई। ये रीशेप हुआ है, नंपाई में खूब पढ़ते हैं अपन रीशेप। तो 28 की मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू 784 1D।
ये काम हुआ। तो एक इमेज की इंफॉर्मेशन 784 में, दूसरी इमेज की इंफॉर्मेशन 784 में, तीसरी इमेज की इंफॉर्मेशन ऐसे 1000 है, 1000 नहीं सॉरी 10,000, 60,000 तो ट्रेनिंग में है और 10,000 टेस्टिंग में है, इतना है। कन्वर्ट करा मैंने, रीशेप करा, देख लीजिए कोड में नजर आएगा। तो आपने ट्रेनिंग टेस्टिंग दोनों को करा, रीशेप देख लो, ये रहा शेप। सो इट इज 60,784, ये है 10,784, ये करा। फिर आपको क्या करना है, ये 784 जो है एज एन इनपुट देना है किसको? आर्किटेक्चर क्या बनाया था मैंने पहले, क्या आर्किटेक्चर बनाया मैंने? 784 किसको इनपुट देना है? ये जैसे 1000 दिया था ना, वैसे 784 इनपुट देना है किसको? न्यूरल नेटवर्क को, इसको पहले वाली लेयर को एज एन इनपुट दो, 784 का डेटा। ओके, तो यहां पर मैं कह रहा हूं इनपुट डायमेंशन इज एक्सट्रेन डॉट शेप 1, शेप 1 यानी 784। शेप 0 होता है रोस, शेप 1 होता है कॉलम्स, सो देयर आर 784 कॉलम्स प्रेजेंट। तो ये आप दो, और एनकोडिंग डायमेंशन है 64 का, यानी कि मैं कह रहा हूं कि भाई उसको 64 में एनकोड करके रख लो, यानी 784 शुड बी कन्वर्टेड कंप्रेस्ड इनटू 64, ऐसा करके चलो। तो भाई क्या कर रहा हूं, देखो ये अब आर्किटेक्चर बन रहा है एनकोडर डिकोडर का। मैंने क्या करा, इमेज ली, मतलब डेटा लिया, इमेज इनपुट डायमेंशन इज 784, तो मैंने वो लिया 784, ये एज एन इनपुट दिया इनपुट लेयर में, ये मेरी इनपुट लेयर है, इट्स गोइंग टू टेक 784 एज एन इनपुट, ठीक। और ये जो वैल्यू है, अब मैंने अगली में डेंस लेयर जोड़ी, ये तो इनपुट थी, इनपुट लेयर पे मेरे पास 784 का डेटा आया, ये डेटा मैंने डेंस लेयर को ट्रांसफर करा। ये देखो इनपुट इमेज, ये है ना इनपुट इमेज, ये डेटा मैंने डेंस लेयर को ट्रांसफर करा 128 वाली को, और बोला दिस इज इक्वल टू एक्स। और फिर यही डेटा जो एक्स है, ये मैंने दूसरी डेंस लेयर को दिया, और उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन थे 64, तो पहले वाली डेंस लेयर में 128 न्यूरॉन थे, दूसरे वाली डेंस लेयर में 64 न्यूरॉन थे, ये मैंने दूसरे वाले को ट्रांसफर करा, 64 को ट्रांसफर करा। तो ये इतनी हो गई एनकोडेड, ये एनकोडिंग हो गई। यानी आप 784 को 128 में दे रहे हो, 128 से 64 में दे रहे हो, एनकोडिंग हो गई। एक्टिवेशन फंक्शन रेलू है। ऑटो इनकोडर मिरर इमेज होती है, यानी जितने की आपने एनकोडिंग करी ना, उसके रिवर्स में डिकोडिंग करो। यानी अब आप यही डेटा जो एनकोड हुआ है, ये क्योंकि 64 में हो गया था एनकोड, अब उसको उल्टा करोगे तो ये 64 वाला 128 में जाएगा डिकोड होने के लिए, तो ये 128 में गया डिकोड होने के लिए। और जो आंसर आया y, उसको मैंने इनपुट डायमेंशन कितने थे 784 के, तो 128 से मैं 784 बना रहा हूं। नेक्स्ट 128 से 784 बना रहा हूं, ये देखो डेंस लेयर पे कितने 784, इनपुट डायमेंशन कितने थे 784, तो 784 ले रहा हूं मैं। ओके, तो ये एज एन इनपुट इस डेंस लेयर पे जाएगा जहां पर 784 आउटपुट मिलेंगे आपको, मतलब 784 न्यूरॉन्स हैं वो मिलेंगे, तो ये मेरा होगा डिकोडर। सो इतना पोर्शन है एनकोडर, और फिर इतना जो है बचा हुआ एनकोडर आपने दिया, ये होगा डिकोडर। ठीक, एक्टिवेशन फंक्शनों का ध्यान रखना आप कौन कौन से ले रहे हैं, इन जनरल रेलू ले रहे हैं, ठीक है। आउटपुट पर हमने लीनियर करा है, यस। while decoding हमने ये क्यों नहीं किया 128 से हमने डायरेक्ट 784 किया है, राइट? क्योंकि 64 तक तो कंप्रेस होकर रख गया था ना, अब 64 से मैं 128 में कन्वर्ट कर रहा हूं, और 128 से 784 में कन्वर्ट कर रहा हूं। अच्छा, ओके, अच्छा। तो ये है ना, ये काम करा था हमने। पहले हमने 784 को 128 में दिया था, और 128 को 64 में दिया था,
तो 64 तक तो हो ही चुका है वो, अब 64 से correct. वापस करना है ना, रिवर्ट मारना है, तो हमने 128 करा, फिर 784 करा. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. यस अनिल सर, आस्क द क्वेश्चन. Sir, here layer by layer, can we extract some information, meaningful information, जो कि सर जैसे कि x के नीचे कुछ और जैसे ये encoded लिखा है. के नीचे हाँ और सर, हाँ इट्स सर असाइनमेंट line by सर, line. इट्स जस्ट एन असाइनमेंट. हाँ सर. सर असाइनमेंट हो गया सर. अगर मुझे उससे कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है तो हाँ. किस तरह से कर रहा है कुछ हम लोग कैन अच्छा. वी रिवोक और हाँ. एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट लाइन. अच्छा, यदि हम x को डिस्प्ले करवाना चाहें कि x क्या कर रहा है, सो इट्स जस्ट अ लेयर सर, करेक्ट सर. यस सर. इट्स जस्ट अ लेयर सर. ये देखिए, ये एक लेयर है सर. वो यदि आप कुछ करना चाह रहे हो तो मैंने ये मॉडल समरी में सर यही होती है इंफॉर्मेशन, तो वो एक लेयर है बस, डेंस लेयर 128 न्यूरॉन वाली. दिस इज द इंफॉर्मेशन सर विच यू आर एक्सपेक्टिंग. ये देखो, ये आ गई. ओके सर, इट इज टुगेदर सर, लाइक लाइन बाय लाइन चाहिए तो सर. अच्छा, लाइन बाय लाइन आपको चाहिए तो सर मॉडल तो अभी बना नहीं है. यदि चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी है कि सर यदि मुझे लाइन बाय लाइन चाहिए रहेगा. ओके, कहाँ तक मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ, एक इसको भी लेट मी रन द कोड, तो 48 हो गया. नाउ अब मैं सिर्फ दो चीज़ों को ले रहा हूँ. लेट मी टेक ओनली दीज टू थिंग्स, पुट इट हियर. इन दोनों को मैंने लिया, ये लिया. एंड इफ आई वांट टू प्रिंट एक्स में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ. ये देखिए, ये बोलेगा कि ये केरास टेंसर एक लेयर है, ये एक लेयर क्रिएट हुई है जिसमें होना वही है सर, बात वही आएगी. दैट विल गिव दिस इंफॉर्मेशन. ओके, जिसमें डेटा जो है वो फ्लोटिंग टाइप का एंटर करेगा. 128 न्यूरॉन्स हैं, बैच साइज नन है. इट्स अ लेयर, इट्स अ डेंस लेयर. दैट्स व्हाट इट विल प्रिंट, नथिंग एल्स. और आप यदि प्रिंट भी लगा रहे हो, कोई इशू नहीं सर, लगा दो प्रिंट. वो तो एक लेयर है सर, बस और कुछ नहीं होगा. यू कैन राइट प्रिंट एक्स ऑल्सो, देन इस तरीके से वो डिस्प्ले करेगा इंफॉर्मेशन कि नाम उसका डेंस 21 है, उसमें रेलू फंक्शन लग रहा है, क्रिएटेड बाय अ डेंस लेयर 21. बस इतना बोलेगा सर वो. ये उसका स्पेसिफिकेशन है कि 128 न्यूरॉन्स उसमें जो डेटा वो एक्सेप्ट कर रहा है वो फ्लोटिंग 32 वाला फ्लोटिंग टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रहा है. इतनी बात. और कुछ सर इसमें आप कहना चाह रहे हैं? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? No sir, this is good sir. Okay, so it's an information. And later on you can summarize, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ आपसे, later on you can print the complete summary. This is the complete summary of your architecture जो आप create कर रहे हैं. ओके, और यहाँ मैं तक क्या कर रहा हूँ, मैं इतना मेरा एनकोडर डिकोडर था, ये मेरा ऑटो एनकोडर है. ऑटो एनकोडर का मतलब ये है कि मैं इनपुट जो इमेज है और जो डिकोडेड है दोनों को क्लब कर रहा हूँ. एंड क्लपिंग, तो दिस इज माई कंप्लीट मॉडल. देखिए, ये मेरा कंप्लीट मॉडल बन रहा है जिसका नाम ऑटो एनकोडर है. तो इतना एनकोडर, इतना डिकोडर, ये मेरा कंप्लीट मॉडल. ऑटो एनकोडर इज अ कंप्लीट. हियर आई एम एडिंग दीज टू, दोनों कंपोनेंट को मैंने ऐड करा है. तो इनपुट इमेज और डिकोडेड को ऐड करो, आपको पूरा मॉडल मिलेगा. ये पूरा मॉडल है. और फिर भाई मॉडल को कंपाइल करिए जैसे करते थे, क्योंकि मेरा आखिरी फंक्शन लीनियर है तो मैं एमएससी लिख रहा हूं. आई एम राइटिंग एमएससी. ठीक है, मीन स्क्वायर एरर, क्योंकि मेरा आखिरी जो लॉस है वो उसमें मैंने क्या लिखा है, कौन सा फंक्शन यूज करा है, एक्टिवेशन लीनियर. तो लीनियर तो एमएससी होता है. यदि सिग्मॉइड होता तो फिर यहाँ पर जो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होता है, वो सब एक्टिवेशन. तो वो सिग्मॉइड लिया नहीं मैंने, लीनियर ही लिया. मैंने सिग्मॉइड वगैरह बाकी भी टेस्ट करे थे, कुछ रिजल्ट नहीं आया, लीनियर आई टुक. ठीक है, तो वो लीनियर लिया और यहाँ लॉसेस एमएससी वो करा. मैंने अपने ऑटो एनकोडर को ट्रेन करा, ट्रेन माई ऑटो एनकोडर. और ट्रेन किस पे कर रहा हूं, मजेदार बात, मैं ट्रेन कर रहा हूं एक्सट्रेन पे. आप बोलोगे सर दोनों साइड पे ट्रेनिंग ही दे रहे हो, वाई ट्रेन तो दिए नहीं. मैंने वाई ट्रेन नहीं दिया, मैं एक्सट्रेन लेकर ही ट्रेनिंग कर रहा हूं डेटा को. यानी मुझे तो एनकोड करके रखा है डेटा, उससे कोई प्रिडिक्शन थोड़ी ना करवाने, उससे कोई क्लासिफिकेशन नहीं करवाना है. तो यहां एक्सट्रेन दिया उसने, आपसे कोई विरोध भी नहीं करा उसने.
कि शेप मिसमैच ना टाइप मिसमैच, कुछ भी नहीं. यू सी एक्सट्रेन एज एन इनपुट गिवन. तो ट्रेन हुआ बढ़िया, 10 इटरेशन तक बात चल रही है. देखो बढ़िया ट्रेनिंग होगी, ये देखो. ऑलराइट, लॉसेस कैलकुलेट हो रहे हैं, सब चीजें. और एक बार मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, उसके बाद मैं उस मॉडल से प्रिडिक्शन करवा लूंगा एक्स टेस्ट का, यानी मैं एनकोडेड इमेज बना लूंगा उससे, ऑटो एनकोडर से इमेजेस, एनकोड एंड डिकोड सम इमेजेस, है ना. आई कैन एनकोड एंड डिकोड सम इमेजेस, ये मैं कर लूंगा, एनकोड करूंगा इमेज को, डिकोड भी कर लूंगा, और फिर उनको प्रिंट करवाऊंगा कि जो जिन इमेजेस को मैंने एनकोड करा और डिकोड करा वो कैसी दिख रही हैं, और ओरिजिनल एक्सट्रेस इमेजेस कैसी दिखती हैं, ये मैं करवाऊंगा. तो आपको मैंने एक्सट्रेस का डेटा दिया, इसको मैंने एनकोड करके डिकोड करा, वो इमेजेस आ गई मेरे हाथ में, और एक्सट्रेस में ऑलरेडी इमेजेस हैं. तो ये क्या होता है, मेरा प्रिडिक्टेड है ना, मतलब जो इमेजेस हैं, और ये मेरे एक्सट्रेस और एक्चुअल इमेज होती है. ठीक, मैंने क्या करा, ओरिजिनल और रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस को प्लॉट करा. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. आई एम प्रिंटिंग ओरिजिनल एंड द रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस. ये देखो उनका प्लॉट बनाया. तो पहले तो मैंने ओरिजिनल इमेजेस को जो है वो प्लॉट करा, यानी फॉर आई इन एन. ठीक है, एन यानी आपके एन इक्वल टू 10, पहली 10 इमेजेस को आप जो है वो प्रिंट करवा दो, फर्स्ट 10 इमेजेस को आप प्रिंट करवा दो. तो एक सब प्लॉट बनाया जिसमें 2 रो है, 2 रो एंड 10 कॉलम है, 2,10 है ना, 2 रो एंड 10 कॉलम, ऐसा है. तो भाई मैंने पहली ओरिजिनल इमेजेस को पहली वाली रो के अंदर प्रिंट करवाया, और रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस को दूसरी वाली रो में प्रिंट करवाया. और ये देखिए, ये ओरिजिनल है, और ये मेरे ऑटो एनकोडर ने बनाई है. आप देख रहे हैं सिमिलैरिटी है इनमें. ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ, इमेजेस को वापस बनाना हुआ. तो जनरेटिव एआई में ये काम कर रहे हैं. आपने एनकोड करके रखा, आप डिकोड कर रहे हो. तो जनरेटिव एआई की शुरुआत यहीं से हुई थी कि यार ऐसा कुछ खेल करते हैं कि मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर लूं, उससे कुछ बनवा के तो देखूं. अभी डायरेक्ट एलएलएम पे थोड़ी ना ले आऊंगा मैं आपको. आप देख सकते हैं, ये मेरा फैशन का डेटा ऊपर वाला ओरिजिनल है, ये टेंसरफ्लो, और ये मैंने रिकंस्ट्रक्ट करा वापस से. मतलब मैं क्या कर रहा था, ट्रेनिंग से ट्रेन करवा लिया मैंने, कंप्रेस करके डीकंप्रेस करना मेरा मॉडल सीख गया. तो बस मैंने टेस्टिंग के साथ यही खेल खेला कि भैया टेस्ट डेटा को मैं डीकंप्रेस कर लेता हूं, मतलब एनकोड करके डिकोड कर लेता हूं. ठीक है, और उन्हीं को जो डिकोडेड इमेजेस है उनको डिस्प्ले करवा देता हूं. तो ये डिस्प्ले करवाइए, डिकोडेड इमेजेस डिस्प्ले करवाइए पहली 10. तो ये डिकोडेड इमेजेस हैं पहली 10, और ये ऑलरेडी ये रियल इमेजेस हैं जो टेस्ट के अंदर है. देख लो आप, सिमिलैरिटी नजर आ रही है. हाँ, पूरा तो वैसा नहीं होगा, थोड़ा बायस तो होगा, मतलब एरर तो होंगे. आप देख रहे कहीं थोड़ा सा. अब आप आर्किटेक्चर को और मॉडिफाई करो भाई, आर्किटेक्चर को इम्प्रोवाइज करो आप, और तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी इमेजेस मिले. या न्यूरॉन बढ़ाओ, और लेयर बढ़ाओ, और ट्रेनिंग करो कि अच्छे से इनकोड और अच्छे से डिकोड, और ट्रेनिंग करवाओ, आर्किटेक्चर चेंज करो, तो मजा आएगा. फिर हो सकता है और कंपेटेबल इमेजेस बन जाए आपके हाथ में. अभी आपको यहां देखते से तो लग रहा है कि हाँ सर बनते हुए तो नजर आ रही, ये काम हो रहा है, मतलब एनकोडिंग डिकोडिंग वाली चीजें हो रही हैं. इतना समझ में आया आप लोगों को? यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस, टेल मी. Yes, sir. Okay, so this is the architecture which you haven't seen previously. Something like this, encoder और decoder. बहुत छोटा बनाया है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट परस्पेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है. फाइन, एंड दिस इज द रिजल्ट. एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. कुछ पूछना चाह रहे हैं बिल्कुल पूछिए. यस सोहेल, आस्क द क्वेश्चन. सर एक बार सर आप एनकोडर का जो आपने मॉडल बनाया था एक बार वो दिखाएंगे आप? ये रहा. हाँ यस 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 नीचे जिसमें यहाँ पे हम इनपुट अंडरस्कोर 3 जो आपकी इनपुट लेयर बनी है, हमारा जो यूजुअली हमारी जो इनपुट लेयर होती है उसमें नन 784 जैसे होता है, तो उसमें राउंड ब्रेसेस होते हैं सिर्फ. इस बार यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस पे आ गए, इसका कोई रीजन? हाँ, यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस भी जो है वो आई है. ये इनपुट का रिप्रेजेंटेशन है बस. ये इनपुट लेयर का, पहले अपन ने इनपुट लेयर, अब हम तो सिर्फ डेंस लेयर ही लेते थे ना जी, हम तो सिर्फ डेंस लेयर ही लेते थे. ओके ओके ठीक है. ठीक है, अब ये इनपुट लेयर है.
ठीक है, तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर ब्रैकेट में इन्होंने शो करा है। यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर कब कब होते हैं? पैरामीटर तो जब हाँ जब 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 न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन होंगे तो उनमें वेट होंगे, वही पैरामीटर होंगे, वेट और बायस। अब जब है ही नहीं उसमें तो फिर वो पैरामीटर जीरो। दैट्स द केस। ठीक है, वही बात है। यस अनिल सर, और हाँ और पूछो हाँ पूछो, फिर अनिल सर का डाउट लेंगे। हाँ Sir, why do we take always dense layer? What's the purpose of that? sir, Density. dense layer is the only layer where the computation is going on, sir. Okay, sir. the complete mass has been going on the dense layer. Your wx plus b is happening on dense layer. Okay, sir. Means, sir, this is a perceptron which are interconnected together. Which we call as a dense layer. Perceptron interconnected towards each other. So all the mass is going here only. Okay, sir. Thank you, sir. Fine. All right. Yes, please. यस सर, एक डाउट और था मुझे कि जैसे हम मशीन लर्निंग में हम जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ वे टू गेट दैट ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ हाइपर पैरामीटर यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी और रैंडमाइज्ड सर्च सीवी, राइट? करते हैं। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, मुझे न्यूरॉन्स के लिए भी मुझे काफी मुझे टेस्टिंग करनी है, तो क्या उसका कोई तरीका ऐसे नहीं होता? हाँ, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग डीप लर्निंग के अंदर भी होती है सोहेल, डेफिनेटली। ओके, ऑप्टिमम न्यूरॉन्स में चूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। यू हैव अ चॉइस। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो आप यहाँ पे भी। अब वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट फिर वो डीप लर्निंग के पर्सपेक्टिव हो जाते हैं पूरा। तो ओके ठीक है ना। फिर भी मेरी जितनी कोशिश रहेगी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग डीप लर्निंग में भी होती है और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या लेना है उसके अंदर। ओके, ठीक है सर। ऑलराइट, तो जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं वो भी बताऊंगा। हालांकि देयर आर मेनी पीपल जो यहाँ से जुड़े हैं वो डीप लर्निंग में मेरे रहेंगे वहाँ पर, तो उनको मतलब मुझे बताना ही है। आपको भी मैं कनेक्ट कर लूँगा सोहेल, ठीक है आप, है ना। तो मैं डीप लर्निंग के अंदर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की होती है उसी लेयर की, वो मैं बताऊँगा वहाँ पर। श्योर। ठीक है, तो ये मेरा आर्किटेक्चर रहा ऑटो इनकोडर का, और ये मैंने इमेज रिकंस्ट्रक्ट करवा ली उससे जिसको इनकोड करके बैठा था वो। ये पढ़ाना था मुझे ऑटो इनकोडर आज। ओके, सो यस राज सर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर, ये ऑटो इनकोडर एप्लीकेशन वी कैन यूज फॉर लाइक डेटा ऑगमेंटेशन के लिए फॉर जनरेटिव एआई, और कैन वी आल्सो यूज कंप्रेशन के लिए, खास करके डेटा कंप्रेशन के लिए। डेटा कंप्रेशन के लिए कंप्रेशन, डीकंप्रेशन। तो इसका रियल टाइम मतलब एप्लीकेशन इफ यू टॉक अबाउट, राइट? तो हाँ क्या एप्लीकेशन में बनेगा इसका रियल टाइम एप्लीकेशन में? सर जैसे मैंने उससे बोला ना, डेटा को कंप्रेस करना, है ना। तो सर जैसे अपना वो विनजिप वगैरह होता है ना सर, आप समझे, वो जिप करके फाइल को सारी चीजें। तो सर अब मान के चले वो ये एक वन ऑफ द एप्लीकेशन। हाँ, ये टेक्निक यूज हो सकती है डीप लर्निंग पर्सपेक्टिव, है ना सर। तो आप सर हाउ मच डिकम्प्रेशन इज डस सर अभी ओरिजिनल सर आइडिया? देखो सर यहाँ मेरी इमेजेस का जो साइज था वही साइज मुझे यहाँ पर डीकम्प्रेस कर डीकोड करते हुए मिला। साइज तो सेम है ना। बस थोड़े से पिक्सल जो है मुझे वो आप देख रहे हैं कि वेरिएशन थोड़ा तो आ रहा है, क्योंकि सर बायस तो होगा, है ना, इसमें नॉइस तो है ना। तो इस प्रकार का मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो ये एक एप्लीकेशन है, ये इमेज डेटा सेट वाली। मैं आपको डिजिट्स वाली भी बताऊंगा, हैंड रिटन डिजिट्स वाली। वहां पर उस चीज को और कवर करेंगे कि अब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो डेट मींस सर मैंने रिकंस्ट्रक्ट करा, पहले तो मैंने उसको कंप्रेस करके रख लिया और डीकंप्रेस करके वापस बना लिया। तो जिसको छुपा, जैसे अपन वही करते हैं ना सर विनजिप में, जिप फाइलों में यही करते हैं सर, इमेज को कंप्रेस मतलब डेटा को कंप्रेस करके रखते हैं और उसको फिर डीकंप्रेस करते हैं। तो वही काम हुआ है सर यहाँ पे। तो कंप्रेस करा यानी कम मेमोरी में उसको सेव करके रख लिया, उसको डीकंप्रेस करा ने वापस से बना लिया। तो सर जब कंप्रेस और डीकंप्रेस करते हो डेफिनेटली लॉस तो होता है इन्फॉर्मेशन का। तो सर आपको जो धुंधली इमेजेस दिख रही है ना सर, ये लॉस है। और जो मेरे को मिले हैं यहाँ पर समझ में आ रहा है, देयर आर द लॉसेस। ये देखिए सर, लॉसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं मीन स्क्वायर एरर से। तो सर वो लॉस के चक्कर में ना सर ये थोड़ी सी धुंधली दिख रही, लेकिन सर मुझे स्ट्रक्चर तो सही समझ में आ रहा है, वही है। थैंक यू सर। हाँ, वन ऑफ द एप्लीकेशन साइकिल चेन, यस ये करेंगे अपन। यस अनिल सर, सुपर रेजोल्यूशन रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स, ये मुझे स्टाइल जैन और ये सारी चीजें, और मैंने अपने जनरेटिव एआई में तभी मैं इसको लेकर पढ़ रहा हूँ, तो ये अपन करेंगे वहाँ पर। Yes sir, I went through this auto encoder widely used in super resolution sir. और सर मेरा जो इंट्रोडक्शन था जनरेटिव एआई का, वहां पर मैंने कुछ ऐसी इमेजेस बताई थी उन लोगों की जो एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया में। ये करना है सर,
और अभी जब वो जनरेटिव एआई जैन मॉडल वगैरह मैं बताऊंगा, इस यहीं से ही लेकर मैं उस कॉन्सेप्ट को हाई लेवल पे ले जाऊंगा अभी धीरे धीरे करते हुए। ओके सर, यस तो सर, थैंक यू सर। ये रहेगा सर, ठीक है। ओके, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटली, लेट मी गो अहेड विद द ऑटो इनकोडर कोड ओनली। बस मैं एक ही स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मल्टीपल नहीं। ओके, सो आई होप आपको जनरेटिव एआई के अंदर इंटरेस्ट आ रहा होगा।